नमस्ते प्रणाम। स्टोरी नेस्ट के ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। कहानी शुरू हो रही है एक नए जन्म की। पहला वार कामिनी और रीना पर। इस पाठ को सन से पहले पिछला पाठ सुने, तभी आपको ये समझ आएगा। और हकलाते हुए बोलती हैं, ये आप क्या क्या कर रहे हैं। पर ऋत्विक कुछ नहीं बोलता, बस वो अपने मुंह को स्नेहा की गर्दन में छुपाता है और फिर धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाकर गैस को बंद कर देता है। ऋत्विक अपना मुंह स्नेहा के बलों से निकालकर स्नेहा के फेस को बड़े गौर से देखता है और बोलता है, कुछ नहीं वाइफी, मैं तो बस तुम्हें गुड लक बोलने आया हूँ। तुम आज कुछ मीठा बना रही हो ना, या यूँ बोलूँ कि तुम्हारी पहली रसोई है, तो बस सोचा कि तुम्हें विश कर दूँ। तो क्या मुझे तुम्हें विश नहीं करना चाहिए? वैसे तुमने क्या सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ किचन में तुम्हारे साथ? स्नेहा जो कुछ गलत ही सोच रही थी वो एकदम बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैं डर गई थी। ऋत्विक अब स्नेहा से थोड़ा पीछे खड़ा हो जाता है, सीधा खड़ा हो जाता है। स्नेहा एक बार ऋत्विक को देखती है और एक गहरी सांस लेती है और फिर बोलती है, क्या आप यहाँ पर ही खड़े रहेंगे क्या? ऋत्विक कुछ नहीं बोलता, बस जाकर स्नेहा के बगल में खड़ा हो जाता है और फिर कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ऐसे बोलकर ऋत्विक सूजी में पानी डाल देता है, जो गैस के पास एक बाउल में रखी थी, और पानी भी वही रखा था। स्नेहा जब ये देखती है तो एकदम से बोलती है, ये क्या किया आपने? ऋत्विक बाउल में अपनी उंगली चलाता है और कहता है, अभी तो बोला तुम्हारी हेल्प करनी है। स्नेहा अपना एक हाथ माथे पर मार देती है और कहती है, आपको कुछ पता भी है क्या नहीं? अगर आपको हेल्प करनी थी तो सूजी में पानी क्यों डाला? ऋत्विक स्नेहा को देखकर बड़ी मासूमियत से बोलता है, मैं तो बस ये धो रहा हूँ ताकि ये साफ हो सके। स्नेहा कुछ नहीं कहती, बस ऋत्विक को देखकर एक लंबी सांस लेती है और अपनी गर्दन ना में हिला देती है। फिर स्नेहा दूसरी सूजी को ढूंढती है जो कि उसे आसानी से ऊपर रखी हुई मिल जाती हैं। वैसे भी सभी डिब्बों पर नाम भी लिखा हुआ था, तो स्नेहा को कोई दिक्कत नहीं होती है। स्नेहा फिर जल्दी से कढ़ाई को गैस पर रखकर सूखी सूजी को एक प्लेट में डालती है और एक बार देखती है कि सूजी साफ है या नहीं। फिर उस सूजी को कढ़ाई में डालती है। ऋत्विक बस स्नेहा को देखता रहता है और फिर एक नज़र गीली सूजी को देखता है और एक टेढ़ी सी स्माइल करता है, और फिर दोबारा स्नेहा को देखने लग जाता है, जिसका पूरा ध्यान हलवा बनाने में था, या यूँ बोले कि वो ऋत्विक को पूरी तरह इग्नोर कर रही है। और ये देखकर ऋत्विक को थोड़ा गुस्सा भी आता है, बट वो स्नेहा को कुछ नहीं बोलता और बस स्नेहा को देखता रहता है। हलवा भी जल्दी से बन जाता है, और वैसे भी सूजी के हलवे में इतना टाइम नहीं लगता। स्नेहा सभी फैमिली मेंबर्स के लिए हलवे को जल्दी से बाउल में डालती है, फिर सभी बाउल को ट्रे में रखती है और उनमें से एक बाउल को ट्रे में नहीं रखती, क्योंकि वो भागवत जी के भोग के लिए है। स्नेहा अब चम्मच देखती है जो कि गैस के दूसरी साइड रखी है और ऋत्विक के साइड भी। जैसे ही स्नेहा चम्मच लेने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही ऋत्विक अपना हाथ दिखाकर स्नेहा को रोकता है और कहता है, मैं ये तो रख देता हूँ, तुम इतना अपने हाथ धोकर आओ, क्योंकि ये थोड़े चीकने हो गए हैं। जैसे ही स्नेहा दूसरी साइड मुड़कर अपने हाथ धोती है, ऋत्विक जल्दी से चम्मचों को लेकर हलवों की कटोरी में रख देता है और जल्दी से सीधा खड़ा हो जाता है। अब स्नेहा गैस के पास आकर ट्रे को उठाती है और एक बाउल को दूसरे हाथ में लेकर बाहर जाती है, तो एक बार ऋत्विक को पीछे मुड़कर देखती है और फिर बोलती है, आप। ऋत्विक स्नेहा की बात को बीच में ही काट देता है और बोलता है, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, तो मैं ऊपर सूरी रूम में जा रहा हूँ। और हाँ, सबको ये जरूर बताना कि मैंने भी तुम्हारी हेल्प की हलवा बनाने में। जैसे ही ऋत्विक ये बात बोलता है, वैसे ही ऋत्विक स्नेहा के पास आकर स्नेहा के माथे पर एक छोटी सी किस करता है। जैसे ही ऋत्विक के होठ स्नेहा के माथे पर टच होते हैं, वैसे ही स्नेहा की आंखें अपने आप बंद जाती है। स्नेहा जब अपनी आंखें खोलती है तब तक ऋत्विक जा चुका था, पर रसोई के मेन दरवाजे से नहीं। ये स्नेहा के दिमाग में आता है, पर स्नेहा ज्यादा नहीं सोचती और फिर बाहर चली जाती है। डाइनिंग टेबल पर जब से स्नेहा रसोई में गई हुई थी, तब से कामिनी रसोई के गेट को घूर रही थी।
पर अब तक कामिनी को स्नेहा की कोई आवाज नहीं आती। तब कामिनी अपने मन में सोचती है, एक काम दिया था इस लड़की को, वो भी अच्छे से नहीं किया इसने। लेकिन जैसे ही कामिनी ने स्नेहा को आते देखा तो कामिनी को पहले तो गुस्सा आता है, पर हलवे की ट्रे को देखकर कामिनी के फेस पर एक शैतानों वाली स्माइल आ जाती है। स्नेहा ट्रे को टेबल पर रखकर और अपने हाथ वाली बाउल को मंदिर में ले जाकर रख देती हैं, जो कि डाइनिंग टेबल के सामने ही है। स्नेहा जब मंदिर में जाती है तब वो अपने सर पर पला रख लेती है और मंदिर के बाहर अपनी चप्पल निकाल कर जाती है। तब स्नेहा हलवे को मंदिर में रखती है, अपने हाथ जोड़ लेती है। मंदिर में ज्योत जो पहले ही जली हुई थी, जो कि कांता जी ने थोड़ी देर पहले ही जलाई थी। स्नेहा को मंदिर में इस तरह जाता देख और हाथ जोड़े देख दादाजी, राकेश जी, कांता जी और खुशी के फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर स्नेहा वापस डाइनिंग हॉल में आती है। तब उसे वहां रीना भी बैठी दिखती है, जो कि कामिनी के बगल में बैठी है। स्नेहा रीना को देखती है। एक बार को स्नेहा को गुस्सा आता है, क्योंकि कल रात की रीना की बातें स्नेहा को याद आ जाती है। कांता जी स्नेहा को आवाज देती है, स्नेहा बहू आओ और तुम भी हमें ज्वाइन करो। स्नेहा कांता जी की आवाज सुनकर उनको देखती है, जो कि सबको हलवा सर्व कर रही थी। स्नेहा रीना की बातों को इग्नोर करके कांता जी से बोलती है, आंटी आप रहने दे, मैं ये सब कर दूंगी। कांता जी स्नेहा के पास जाकर स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल के पास लाकर खुशी के साइड में बैठा देती है और बोलती है, बेटा ये अच्छा है तुम्हें कुकिंग आती है, पर यहाँ पर सब मिलकर ही खाना एक साथ खाते हैं और अगर किसी को कुछ चाहिए तो टेबल पर सब रखा है, वो अपने आप ले सकता है। ठीक, और अब तुम नाश्ता करो क्योंकि कल भी तुमने ठीक से कुछ नहीं खाया होगा। कांता जी स्नेहा को टेबल पर बिठाकर खुद अपनी चेयर पर बैठती है और फिर दादाजी को देखकर बोलती है, अंकल चले हम सब अपनी नई बहू के हाथ का बना हलवा टेस्ट करते हैं। ऐसे बोल कांता जी, राकेश जी, दादाजी अपनी अपनी हलवे की कटोरी उठा लेते हैं, जो कि उनकी प्लेट के साइड में पहले ही रखी हुई थी। कांता जी ने जब तक स्नेहा मंदिर से आई तब तक कांता जी ने सबको हलवा सर्व कर दिया था। सबसे पहले दादाजी हलवे को टेस्ट करते हैं और वो हैरानी के कारण अपनी आंखें चौड़ी कर लेते हैं। कामिनी और रीना दादाजी के हर एक्सप्रेशन को गौर से नोटिस करती है और जब दादाजी आंखें चौड़ी करते हैं तो रीना नीचे से अपनी मां कामिनी का हाथ पकड़ लेती है। रीना के ऐसा करने से कामिनी रीना को देखती है और फिर रीना के हाथ को अपने एक हाथ से थपथपाती है, मनो रीना को किसी बात की शाबाशी दे रही हो। फिर दोनों माँ बेटी आंखों आंखों में कुछ इशारा करती है। कामिनी और रीना की ये आंख मिचौली कांत जी बड़े गौर से देखती है और एक बार हलवे को देखकर कांता जी भी स्माइल करती है। फिर कांता जी एक बार स्नेहा को देखती हैं, जो कि दादाजी को ही देख रही थी। कांता जी स्नेहा को देखकर स्माइल करती है और फिर अपने मन में बोलती है, पगली। कांता जी एक बार फिर कामिनी और रीना को देखती है और वहीं दूसरी तरफ कामिनी अपने मन में स्नेहा को क्या क्या बोलना है और कैसे बुराई करनी है ये सब सोचती है। कामिनी जी कुछ बोलने को हुई ही थी कि उससे पहले ही दादाजी बोलते हैं, वाओ नॉट बैड, आई मीन मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा हलवा बनाओगी स्नेहा बहू। तो वही राकेश जी भी हलवे की तारीफ करते हैं और कहते हैं, यस बेटा हलवा वाकई में बहुत अच्छा है। राकेश जी और दादाजी की बात सुन कामिनी हैरानी से पूछती है, क्या सच में हलवा इतना अच्छा बना है? कामिनी की बात सुन कांता जी बोलती है, हम बनेगा तो अच्छा ही, दिल से और बड़े प्यार से जो बनाया है। ऐसा बोल कांता जी बस एक टक कामिनी को देखती है और हलवा खाने लगती है। रीना भी कांता को देखती है और कुछ बोलने को हुई ही थी कि कामिनी उसका हाथ को दबाकर रोक देती है, जो पहले से ही पकड़ा हुआ था। फिर कामिनी रीना को आंखों आंखों में कुछ इशारा करती है, मानो बोल रही हो चुप हो जाओ। फिर कामिनी और रीना दोनों अपना अपना हलवा खाते हैं। जैसे ही दोनों पहली चम्मच अपने मुंह में डालते हैं वैसे ही दोनों थूक देते हैं और दोनों एक साथ बोलते हैं, ई क्या ये हलवा है, इतना बेकार। वे दोनों माँ बेटी जल्दी से पानी पीती है। कामिनी जल्दी से पानी पीकर स्नेहा को देखती है और बोलती है, स्नेहा बहू तुम इसे हलवा कहती हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि कितना मीठा डालना चाहिए या नहीं?
ये बोलकर कामिनी फिर से पानी पीने लग जाती है। रीना भी बोलती है, वाकई तुम्हें मीठा हलवा बनाना नहीं आता है। तुमसे अच्छा तो मैं ही बना लेती हूँ। इससे पहले रीना कुछ और आगे बोलती उससे पहले ही दादाजी बोलते हैं, रीना ये क्या तरीका स्नेहा बहू से बात करने का। याद रहे थे तुम्हारी भाभी हैं और तुम सिर्फ इसे इसके नाम से ही एड्रेस नहीं कर सकती हो। ये बात दादाजी ने बड़ी जोर से बोलते जिसे सुन रीना, खुशी, स्नेहा थोड़ा डर जाते हैं। रीना कुछ बोलने को होती है उससे पहले ही कामिनी रीना का हाथ पकड़ लेती है और आंखों से चुप रहने का इशारा करती है। फिर कामिनी जी दादाजी को देखकर बोलती है, पापा जी मैं रीना की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। वो क्या है ना कि आपको तो पता है ना रीना अपनी हेल्थ एंड फिटनेस को लेकर कितनी सीरियस है और वो मीठा ना के बराबर ही खाती है और हलवे में ज़्यादा ही मीठा है। इसलिए रीना ने ऐसे रिएक्ट किया। दादाजी भी अब अपने गुस्से को शांत करके कामिनी को देखकर बोलते हैं, क्या हलवे में ज़्यादा ही मीठा है? वाकई बहू या फिर तुम एक सास की तरह अपनी बहू के हर काम में कमी निकाल रही हो और रीना तुम्हारा साथ दे रही है। कामिनी कुछ बोलने को होती है उससे पहले दादाजी ने अपना हाथ दिखाकर कामिनी को बोलने से रोक देते हैं। दादाजी बोले, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है अभी बहू। ये सुनकर तो कामिनी तो डर ही गई क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि दादाजी को पसंद नहीं कि कोई उनकी बात को कोई बीच में काट, इसलिए कामिनी ने फिर से बोलने की हिम्मत नहीं की और अपनी गर्दन नीचे झुका ली। दादाजी आगे बोलते हैं, और क्या कहा तुमने? इससे अच्छा तुम हलवा बना लेती वाकई। जहाँ तक मुझे याद है जब तुमने एक बार सूजी का हलवा बनाया था तब उसमें इतना मीठा था, फिर भी हम सब चुपचाप खा गए क्योंकि हम सब में से कोई तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहते थे। और बात यहाँ मीठे की ही नहीं है, तुमने जब कभी कुछ बनाने की ट्राई की तब हम सब चुपचाप खा लेते थे, चाहे उसमें नमक ज़्यादा हो या मिर्च ज़्यादा हो। पर आज जब स्नेहा बहू ने मीठा बनाया, वो भी तुमसे अच्छा, तो तुम ये बोल रही हो कि तुम अच्छा खाना बनाती हो। और हाँ, तुम अब से स्नेहा को भाभी बोलोगी, समझी? और हाँ, तुम अभी के अभी ये हलवा फिनिश करोगी, वो भी बिना किसी नखरे के ना हुईट। फिर क्या था भाई, दोनों माँ बेटी ना चाहते हुए भी अपना अपना हलवा खाते हैं। वो हलवे को खाते नहीं बस निगल रहे थे, और दोनों माँ बेटी की ऐसी हालत देखकर कांता जी को भी बड़ी खुशी होती है। बाकी सब भी अपना अपना नाश्ता करते हैं। जैसे ही रीना अपना नाश्ता करके जाने लगती है वैसे ही राकेश जी बोलते हैं, एक मिनट रीना। उद्धरण चिन्ह। सब राकेश जी को देखते हैं। राकेश जी रीना को देखकर बोलते हैं, से सॉरी टू स्नेहा। उद्धरण चिन्ह। कामिनी और रीना हैरान होकर राकेश जी को देखते हैं। रीना राकेश जी को देखकर बोलती है, पर पापा मैं। राकेश जी रीना को अपना हाथ दिखाकर रोक देते हैं और बोलते हैं, स्नेहा बहू से माफ़ी मांगो। कारण बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। रीना कामिनी जी को देखती है। कामिनी आंखों से हाँ का इशारा करती है। रीना बस गुस्से का घुट पी कर रह जाती है। रीना स्नेहा को देखकर बोलती है, सॉरी। राकेश जी फिर रीना को बोलते हैं, भाभी बोलो। रीना एक बार राकेश जी को नम आंखों से देखती है, फिर एक बार कामिनी जी को देखती है, मानो बोल रही है, हो मुझे नहीं बोलना। उद्धरण चिन्ह। पर कामिनी जी अपनी आंखों से हाँ का इशारा करती है। रीना अभी भी डिनिंग टेबल पर बैठी थी, इसलिए वो टेबल के नीचे अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है और फिर अपना मन मार के बोलती है, सॉरी स्नेहा भाभी। रीना सॉरी बोल के तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। कामिनी एक बार सबको देखती है और बोलती है, सॉरी वो बच्ची है ना, बस इसलिए नादान है ना, तो हो गई गलती। तभी काताजी बोलती है, इतनी भी छोटी नहीं कि अपने रिश्तों को ही ना समझे। कामिनी जी कुछ नहीं बोलती, बस काता को देखती रहती है। कामिनी अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर कहती हैं, मैं एक बार रीना को देखकर आती हूँ। फिर कामिनी जी वहाँ से चली जाती है। स्नेहा वहाँ बैठी बस ये सब तमाशा देखती है। स्नेहा को पहले तो बुरा लगता है जब रीना और कामिनी ने उसके हलवे की बुराई की और फिर उसे सुनाने लग गई, बट जब राकेश जी और दादाजी ने उसका सपोर्ट किया तब उसे बहुत अच्छा लगा। स्नेहा एक बार सभी को देखती है, दादाजी, राकेश जी,
काताजी पर जब स्नेहा की नज़र खुशी पर जाती है तब स्नेहा थोड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि स्नेहा और खुशी बचपन से दोस्त है। जब स्नेहा छोटी थी तब उसके दादाजी उसे आर्यन मैंशन लाते थे। तब एक खुशी ही थी जिसके साथ वो खेलती थी। पर जब स्नेहा ऑस्ट्रेलिया गई तब भी खुशी और स्नेहा कांटेक्ट में रहे थे। अपने अपने दादाओं के जरिए और बड़े होने पर भी ये दोनों एक दूसरे से बातें करते थे सोशल मीडिया पर, और वे दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। पर जब से स्नेहा और ऋत्विक के रिश्ते की बात चली है तब से स्नेहा की खुशी से कोई बात ही नहीं हुई है। और जब स्नेहा इंडिया वापस लौटकर आई ऋत्विक से शादी करने के लिए तब तो खुशी ने स्नेहा को हर सोशल मीडिया पर से ब्लॉक कर दिया था, और खुशी ने स्नेहा का कॉन्टैक्ट नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। और अब तक स्नेहा और खुशी की कोई बात ही नहीं हुई है। पर जब से स्नेहा डिनिंग टेबल के पास आई तब एक बार खुशी और स्नेहा का आई कांटेक्ट हुआ था। स्नेहा ने खुशी को देखकर तो स्माइल किया था, पर खुशी ने तो अपना मुंह ही फेर लिया था। बस यही सब सोचकर स्नेहा को बहुत बुरा लगता है। स्नेहा खुशी के राइट साइड बैठी है। स्नेहा खुशी को बस एक टक देखती है और टेबल के नीचे ही अपने एक हाथ बढ़ाकर खुशी के हाथ पर रखती है। पर खुशी बड़ी बेरुखी से अपना हाथ हटा देती है और दादाजी को देखकर बोलती है, दादू मेरा हो गया है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। दादू कुछ नहीं बोलते, बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं। स्नेहा बस नम आंखों से खुशी को जाते देखती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उसकी फ्रेंड तो बहुत है पर बेस्ट फ्रेंड सिर्फ खुशी ही है। खुशी ही उसकी BFF है। और रही बात खुशी और स्नेहा के मिलने की, तो वे कभी इतने नहीं मिले, और जो एक आधी बार मिले जब दिग्विजय जी, खुशी और ऋत्विक के दादा कभी कभी ऑस्ट्रेलिया आए करते थे। अपने जिगरी यार राजवीर जी स्नेहा के दादाजी से मिलने आते थे। पर अब पता नहीं क्यों खुशी स्नेहा को इग्नोर कर रही है, मानो वे दोनों एक दूसरे को जानते ही ना हो, मानो वे एक दूसरे के लिए अनजान हो। स्नेहा का ध्यान तब टूटता है जब दादाजी स्नेहा को आवाज देते हैं। दादाजी बोलते हैं, स्नेहा बहू इधर आओ। स्नेहा दादाजी के पास जाती है। तब दादाजी उसे एक बॉक्स देते हैं। तब स्नेहा एक टक दादाजी को देखती है और बोलती है, दादाजी ये सब इसकी क्या जरूरत है। दादाजी बस स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैं ये तुम्हें राजवीर के दोस्त की हैसियत से नहीं दे रहा हूँ, जो तुम मुझे मना करके टाल दोगी। आज मैं तुम्हें ये दादा ससुर होने के नाते दे रहा हूँ, और ये तुम्हारा नेग है और तुम्हारा हक भी, और तुम इसे लेने से मना नहीं कर सकती हो, समझी। और तुम हर बार की तरह से बोल के टल नहीं सकती कि आप तो मुझे अपना ढेर सारा आशीर्वाद ही दे दीजिए। स्नेहा एक बार दादाजी को देखती है, फिर एक बॉक्स को और फिर काताजी को। काताजी बस अपनी आंखें झपकाकर हाँ का इशारा करती है, और फिर स्नेहा दादाजी के हाथों से बॉक्स ले लेती है और फिर दादाजी के पैर छूती है। और फिर राकेश जी भी स्नेहा को एक बॉक्स देते हैं, ये बोल के कि ये कोमल जी का हार है जो वो अपनी बहू को देना चाहती थी, मतलब ऋत्विक की पत्नी को, यानी तुम। स्नेहा कुछ नहीं बोली, बस बॉक्स को ले लेती है और फिर राकेश जी एक लिफाफा देते हैं अपने और कामिनी की तरफ से। फिर स्नेहा राकेश जी के पैर छूती है। फिर कांता जी भी स्नेहा को एक लिफाफा देती है। फिर स्नेहा कांता जी के भी पैर छूती है। इसके बाद दादाजी और राकेश जी अपने स्टडी रूम में चले जाते हैं। वैसे भी आज किसी को कहीं नहीं जाना था, क्योंकि आज संडे जो है। स्नेहा भी सभी बर्तन लेकर किचन में जाने को होती है। तभी काताजी स्नेहा को कहती है, बहू ये सब मैं कर लूंगी, तुम ऋत्विक के लिए भी नाश्ता लेकर चली जाओ। स्नेहा कुछ नहीं कहती, बस हाँ में सर हिलाती है। स्नेहा नाश्ता गर्म कर ऊपर ले जाती है। जरा हम ऋत्विक के स्टडी रूम में चलते हैं। जब रीना और कामिनी अपने प्लेन को सक्सेस होने की खुशी मनाने की सोच रहे थे, पर वो प्लेन उन पर ही भारी पड़ गया जाता है। ऋत्विक बस उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन सोच सोच कर स्माइल करता है और फिर अपने पिछली जिंदगी के बारे में सोचता है। उन दोनों ने कैसे स्नेहा को पहले दिन ही इतना डरा दिया था और उसके पुराने जख्म को भी खुरेद दिया था। आज नीचे डिनिंग टेबल पर जब ये सब तमाशा चल रहा था, तब स्टडी रूम में ऋत्विक किसी को फोन पर कामिनी की जन्म कुंडली निकलवाने की बोलता है और फिर फोन कट कर देता है। ऋत्विक अपनी आंखें बंद करके चेयर पर लीन हो जाता है।
ऋत्विक को अपनी पिछली जिंदगी का हर एक लम्हा एक मूवी की तरह गुजरता हुआ दिखता है। ऋत्विक को अच्छे से याद है जब वो अपनी पिछल जिंदगी में अपनी फर्स्ट नाइट स्नेहा के साथ न बिताकर शनाया के साथ गेस्ट रूम में चला गया था। तब स्नेहा बहुत ही ज्यादा हॉट हुई थी और स्नेहा बहुत देर तक रोती रही थी, जिसके कारण स्नेहा सबुर जल्दी उठ नहीं पाई थी, जिससे कामिनी ने उसे ऐसे ही तान दिए जैसे अब की बार दिए है। और जब स्नेहा कुछ मीठा बनाने गई तब रीना ने पहले ही गैस को ऑन कर दिया था और लाइटर की जगह माचिस रख दी थी। और जहां से गैर जलती है वहां गैस के नीचे से एक पेच ढीला कर दिया। इससे कुछ होता तो नहीं, पर जब हम गैस ऑन छोड़ दे और 2-5 मिनट बाद लाइट या माचिस से गैस जलाए तब गैस एकदम जलती है और एकदम भप की आवाज करती है और आग एकदम ऊपर आती है और फिर गैस जल जाती है। ये सब किसी भी के लिए नॉर्मल था। अगर किसी के साथ होता तो वो थोड़ा डरता फिर नॉर्मल हो जाता, पर स्नेहा के लिए इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जब स्नेहा छोटी थी तकरीबन 8-9 साल की, तब उसने अपने मम्मी पापा को जलते देखा था एक कार एक्सीडेंट में। जरा मैं आपको ये बता दूं कि स्नेहा और ऋत्विक के दादा आपस में बेस्ट फ्रेंड है और के दोनों रिटायर्ड जनरल है। और इन दोनों के बेटे मतलब राकेश जी ऋत्विक के पापा और मोहन जी स्नेहा के पापा जी भी दोस्त है, बट बेस्ट फ्रेंड नहीं। और राकेश जी और मोहन जी दोनों ही बिजनेस लाइन में जाना चाहते थे। पहले उन दोनों ने किसी कंपनी में जाकर काम किया ताकि इनको एक्सपीरियंस मिल जाए। फिर खुद का बिजनेस खोला टेक्सटाइल का। इन दोनों ने बहुत उतार चढ़ाव देखे अपने बिजनेस में, फिर भी वो दोनों पीछे नहीं हटे। कम टू द स्टोरी। एक दिन स्नेहा अपने मम्मी पापा लता जी, मोहन जी और दादाजी राजवीर जी के साथ बाहर घूमने गई थी अम्यूजमेंट पार्क में। वहां पर स्नेहा ने बहुत ही मस्ती की पूरे दिन भर। जब शाम के वक्त वे सब अम्यूजमेंट पार्क से बाहर आए तब वे बहुत खुश थे। संडे होने के कारण अम्यूजमेंट पार्क में बहुत ही भीड़ थी और पार्किंग भी फुल हो गई थी। इसलिए अम्यूजमेंट पार्क की मैनेजमेंट टीम ने पार्किंग की अरेंजमेंट रोड के दूसरे साइड की थी। लता जी मोहन जी तो पहले ही कार में जाकर बैठ गए थे, पर राजवीर जी और स्नेहा अभी रोड क्रॉस कर ही रहे थे कि एक जोर से ब्लास्ट होने की आवाज आई। जब स्नेहा और राजवीर जी ने सामने देखा तो वे हैरान हो गए। हुआ यूं कि एक ट्रक ड्राइवर नशे में ड्राइव कर रहा था और उसने मोहन जी और लता जी की कार को टक्कर मार दी थी और उनकी कार सामने खबई पर भिड़ गई थी, जिससे कार के आगे वाले हिस्सा आग की चपेट में आ गया। और टक्कर इतनी जोर से हुई थी कि कार से तेल भी लीक होने लग गया था, जिससे आग को फैलने में देर नहीं लगी और फिर एकदम ब्लास्ट हो गया था। राजवीर जी तो बुरी तरह से टूट गए थे। अभी थोड़ी देर पहले वो कितना मजा कर रहे थे और अब उनका सब कुछ ही उजड़ चुका था, क्योंकि एक माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुख है जब वो अपने जवान औलाद की मौत को देखते हैं। और वहीं दूसरी तरफ स्नेहा तो बस सुनी खड़ी रही। उसकी आंखों के सामने बस एक जलती कार दिख रही थी जिसमें उसके मम्मी पापा थे। इस हादसे के बाद दोनों दादा पोती बस चुपचाप ही रहते। जब उन दोनों की आत्मा की शांति के लिए पूजा की गई थी तब स्नेहा वहां मौजूद थी और हवन के लिए आग जलाई गई। तब स्नेहा को दौरा पड़ गया था। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि स्नेहा को शॉक लगा है और इतनी छोटी बच्ची कितना ही झेलेगी। एक्सीडेंट में उन दोनों की बॉडी पूरी तरह जल गई थी, इसलिए सीधा हवन हुआ था और हवन में कामिनी भी मौजूद थी, इसलिए उसे पता था कि आग को देखकर वो कैसे रिएक्ट करेगी। और जब राजवीर जी को अपनी पोती की कंडीशन के बारे में पता चला तब वो स्नेहा को लेकर ऑस्ट्रेलिया चले गए थे ताकि इंडिया में रहकर स्नेहा और उनको उन दोनों की याद न आए। वहां जाकर राजवीर जी ने स्नेहा को बेस्ट से बेस्ट साइकोलॉजिस्ट को दिखाया था। तब जाकर स्नेहा का आग से डर कम हुआ था, पर जब आग एकदम बती है तब स्नेहा को फिर से वो सब याद आ जाता है। इसलिए कामिनी ने ये सब किया क्योंकि कामिनी ने स्नेहा की इन्फॉर्मेशन पहले ही निकाल ली थी। अगर स्नेहा पैनिक हो तब कामिनी दिग्विजय जी ऋत्विक के दादाजी को बोल सके कि स्नेहा मेंटली डिस्टर्ब है और आपने ऋत्विक की शादी एक पागल से कराई है। तो बस इसलिए कामिनी जी ने ये सब किया, पर कामिनी जी को पूरा यकीन नहीं था कि स्नेहा अब कितनी ठीक है या नहीं।
इसलिए कामिनी जी ने एक और प्लान बनाया और वो था सूजी में नमक डालना। अगर स्नेहा गैस को देखकर पैनिक ना हुई तो नमक वाला सूजी को हलवा बना दे। और फिर कामिनी स्नेहा को सुनाने में कोई कसर ना छोड़े। ऋत्विक याद करता है कैसे कामिनी का गैस वाला प्लान सक्सेस हो गया था। कैसे गैस जब ऊपर होकर जली तब स्नेहा को पैनिक अटैक पड़ गया था और जिससे वो जोर जोर से मम्मी पापा चिल्लाने लग गई थी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि स्नेहा को फिर से पैनिक अटैक आ गया है। तब कामिनी जी ने दिग्विजय जी को ये कहा कि स्नेहा एक पागल लड़की है और आपने एक पागल से ऋत्विक की शादी कर दी है। पैनिक अटैक के बाद स्नेहा को 1 वीक बुखार रहा पर ऋत्विक उससे मिलने नहीं आया क्योंकि जब वो अगले दिन उठा तब उसकी बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं थे और वो शनाया की बाहों में था और शनाया ने भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। अगर कोई उन्हें देखता तो समझ जाता कि इनके बीच कुछ हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पर ऋत्विक ने ये समझ लिया था कि उनके बीच कुछ तो हुआ था। वैसे ऋत्विक को रात की कोई बात याद नहीं थी, पर फिर भी वो अपने आप को गुनहगार समझ रहा था। ऋत्विक ये समझ रहा था कि उसने 2 लड़कियों की लाइफ खराब कर दी, एक स्नेहा की उससे शादी करके और दूसरी शनाया की उसके साथ शारीरिक संबंध बना के। ऋत्विक को स्नेहा के पैनिक अटैक के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो अपने गिलेट में घर नहीं गया। तब कांता जी ने स्नेहा का ध्यान रखा था। खुशी बेशक स्नेहा से नाराज थी पर स्नेहा की ऐसी हालात देखकर खुशी से रहा नहीं गया। तब खुशी स्नेहा की देखभाल करने लग गई थी। ऋत्विक ये सब कुछ याद कर रहा था। जब स्नेहा को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो अपने काम में इतना डूब गया कि स्नेहा को ही भूल गया। प्रेजेंट ऋत्विक का ध्यान तब जाकर टूटा जब किसी ने गेट पर नॉक किया। ऋत्विक ने एक कड़क आवाज में कहा, कम इन। स्नेहा को गेट पर देखकर ऋत्विक के आवाज में जो कड़कपन था वो तुरंत ही गायब हो गया। फिर ऋत्विक एक जेंटल और सॉफ्ट टोन में बोला, तुम्हें अंदर आने के लिए नॉक करने या मुझसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऋत्विक को अच्छे से याद था जब पिछले जन्म में स्नेहा बिना परमिशन के अंदर आई थी तब ऋत्विक ने उसे बहुत डांटा था और उसे ये बोल दिया था कि उसे किसी ने मैनर्स नहीं सिखाई है। तब स्नेहा को बहुत हॉट हुआ था। ऋत्विक ये सब याद कर रहा था तब उसे स्नेहा की आवाज आती है जो बोल रही है, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। तब ऋत्विक स्नेहा को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाता है। स्नेहा स्टडी रूम का गेट बंद करके नाश्ते की ट्रे को साइड के टेबल पर रखकर ऋत्विक के पास जाती है। ऋत्विक तो बस स्नेहा को देखता ही रहता है। स्नेहा आज ग्रीन साड़ी और बंद गले के ब्लाउज में वाकई में बहुत ही अच्छी दिख रही है। स्नेहा जब ऋत्विक के पास आती है तब ऋत्विक स्नेहा का हाथ को पकड़कर स्नेहा को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। अब स्नेहा की पीठ ऋत्विक की चीस्ट को टच हो रही है। ऋत्विक अपनी ठोठी स्नेहा के कंधे पर रखकर अपने दोनों हाथों को स्नेहा के पेट पर बांध देता है और बोलता है, तुम्हें क्या जरूरत है ये सब लाने की, कोई नौकर लेकर आ जाती नाश्ता। स्नेहा जो पहले शौक में थी ऋत्विक की एक्शन से, पर ऋत्विक की बात सुनकर एकदम बोलती है, मैं क्यों नहीं ला सकती आपके लिए खाना। स्नेहा आगे कुछ कहती उससे पहले ही ऋत्विक स्नेहा के गाल पर बाइट कर देता है और बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ तकलीफ हो क्योंकि तुम रात को बहुत थक गई थी और मैं नहीं चाहता कि तुम और ज्यादा थको। स्नेहा अपनी गर्दन टेढ़ी करके ऋत्विक को देखती है और बोलती है, आज सभी मेड्स की छुट्टी है क्योंकि शादी की तैयारी में वो भी तो थक गई होगी। ऋत्विक बस हम्मा में जवाब दे देता है। ऋत्विक स्नेहा से पूछता है, क्या सभी को तुम्हारे हाथ का बना हलवा पसंद आया। ऋत्विक का सवाल सुन स्नेहा को कामिनी और रीना का बिहेवियर याद आता है तो स्नेहा थोड़ा दुखी हो जाती है, पर वो ऋत्विक को उन दोनों के बारे में कुछ भी बताकर किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं करना चाहती है। इसलिए स्नेहा एकदम बोलती है, हाँ सबको हलवा पसंद आया और सबने मुझे बहुत गिफ्ट और नेग में पैसे भी दिए हैं। क्या मैं आपको दिखाऊं ये सब। ऋत्विक जो बड़े गौर से स्नेहा को देख रहा था पर स्नेहा की बात सुनकर ऋत्विक को स्नेहा पर और भी ज्यादा प्यार आने लग जाता है क्योंकि ऋत्विक को अच्छे से पता है कामिनी और रीना की हरकत के बारे में, पर फिर भी स्नेहा ने उन दोनों की कोई बुराई नहीं की।
ये देखकर ऋत्विक को स्नेहा पर बहुत प्यार आता है, इसलिए ऋत्विक स्नेहा के गाल पर एक टाइट किस देता है, जिससे स्नेहा शौक होकर ऋत्विक को देखती है। ऋत्विक स्नेहा को देखकर क्या उद्धरण चिन्ह। स्नेहा कुछ नहीं कहती, बस ना में अपना सिर हिला देती है और फिर कहती है, चलो नाश्ता करते हैं। ऋत्विक बस अपनी पलकें झपकाकर हाँ में इशारा करता है। अब दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। स्नेहा नाश्ते की प्लेट ऋत्विक की तरफ कर देती है। तब ऋत्विक स्नेहा को देखकर बोलता है, तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। स्नेहा बोलती है, पर क्यों? उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक बोलता है, क्यों का क्या मतलब है? मैं तो बस तुम्हारे हाथ से खाना चाहता हूँ। स्नेहा आगे कुछ नहीं बोलत, बस ऋत्विक को खिलाने लग जाती है। ऋत्विक भी स्नेहा के हाथ से खाना खाकर खुश था। तो वही दूसरी तरफ खुशी के कमरे में जब खुशी अपने कमरे में आती है और जल्दी से गेट को बंद करके गेट से पीठ लगाकर वहीं नीचे बैठ जाती है और अपने घुटनों में अपना मुंह छपा कर रोने लग जाती है। थोड़ी देर रोने के बाद जब खुशी अपने बेड के पास गई, तब साइड टेबल पर उसकी और स्नेहा की एक फोटो रखी थी, जिसमें दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए खड़े थे और दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। खुशी उस फोटो को देखकर बोली, मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ और अब तुमने उनसे शादी कर ली, अब तुम भी उनकी तरह ही हो जाओगी, तुम भी मुझसे नफरत करोगी, मुझे इग्नोर करोगी। जब खुशी ये सब बोल रही थी तब उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर खुशी बेड पर पेट के बल लेट जाती है और तकिए में अपना मुंह छिपाकर रोने लग जाती है। तो वही दूसरी तरफ रीना के रूम में जब रीना रूम में आती है, तब वो सीधा बाथरूम में चली जाती है और अपने मुंह में उंगली डालकर उल्टी करने लग जाती है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी भी इतना मीठा नहीं खाया था और एक साथ इतना मीठा खाने से रीना को कुछ अच्छा नहीं लगता, उसे बस उकलाई आ रही है। बस इसलिए रीना उल्टी कर रही है। कामिनी जी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। रीना जब बाथरूम से बाहर आई तब उसने गुस्से में आकर बेडशीट को फेंक दिया जो बेड पर बिछी हुई थी। रीना अपने गुस्से को कैसे भी करके शांत करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने कमरे की हर चीज को फेंकना शुरू कर दिया। कामिनी जब रूम में आई तब रूम का दरवाजा बंद कर दिया और रीना को पकड़ कर गले लगा लिया। रीना भी अपने माँ के गले लाकर रोने लग गई, क्योंकि आज पहली बार उसको उसके पापा और दादा ने डांटा, वो भी किसी और की वजह से। बस इसलिए रीना से रहा नहीं गया और वो फूट फूट कर रोने लग गई। कामिनी ने उसे संभाला और रीना को बेड पर बिठाया, फिर रीना को पानी पिलाया जो कि रूम में ही टेबल पर रखा था। रीना जब शांत हुई तब कामिनी बोली, हम स्नेहा को जितना शांत और सीधी समझते थे वो इतनी है नहीं। रीना ना समझी से कामिनी को देखती है। कामिनी बोली, सबके जाने के बाद मैं किचन में गई थी। मैंने हलवे को टेस्ट किया था, पर उसमें इतना मीठा नहीं था जितना हम लोगों ने खाया है। रीना हैरानी से अपनी माँ को देखती है और फिर बोलती है, क्या? पर स्नेहा को कैसे पता चला कि हमने सूजी में और गैस में गड़बड़ की है? अगर उसने भाई या दादू या पापा में से किसी को बता दिया तो तब हम क्या करेंगे? कामिनी कुछ सोचकर बोलती है, मुझे पता नहीं उसे कैसे पता चला हमारे प्लान के बारे में और उसने किसको कितना बताया है या बताएगी, पर इतना तो पता है कि किसी को अभी कुछ नहीं पता। अगर पता होता तो वो सब अब तक हमसे पता नहीं क्या क्या पूछ लेते। रीना कुछ नहीं बोलती, बस हाँ में सर हिला देती है। फिर रीना बोलती है, माँ मैं उस स्नेहा की इस हरकत के बारे में भाई को बताऊंगी ताकि भाई उसे अच्छे से सबक सिखा सके। कामिनी बोलती है, ठीक है, पर ध्यान से, तुम्हें पता है ना उसे झूठ बोलने वालों से और बात छिपाने वालों से नफरत है, तो संभाल कर, मैं नहीं चाहती जो अब नीचे हुआ वो दोबारा हो। रीना कुछ नहीं बोलती, बस अपनी माँ के गले लग जाती है। कामिनी रीना से अलग होकर बोलती है, चलो तुम ये कमरा ठीक करो, किसी ने देख लिया तो क्या जवाब देगे? मैं जरा उस स्नेहा की बच्ची से मिलकर आती हूँ। रीना बोलती है, पर क्यों माँ? कामिनी बोलती है, वो क्या है ना बेटा, आज सभी नौकर की छुट्टी है तो घर के काम के लिए भी तो कोई चाहिए। रीना स्माइल करके बोलती है, यस मॉम यू आर राइट। उद्धरण चिन्ह। कामिनी को कुछ याद आता है और फिर वो एकदम रीना से पूछती है, शनाया वाला प्लान का क्या रहा?
रीना एक बड़ी सी स्माइल करके बोलती है, डोंट वरी मॉम, प्लान सक्सेसफुल हो गया है। मैंने खुद भाई और शनाया को गेस्ट रूम में जाते देखा है और अभी तक गेस्ट रूम का गेट नहीं खुला है। ये सुन कामिनी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। कामिनी खुश होकर बोलती है, ये सुनाई कोई बया खबर रीना, अब देखना तुम ऋत्विक को स्नेहा को डिवोर्स देना ही होगा और शनाया से शादी करनी ही पड़ेगी। ऐसा बोल फिर वो दोनों माँ बेटी हंसने लगते हैं। तो वही ऋत्विक के स्टडी रूम में नाश्ता करते टाइम ऋत्विक को हिचकी आ जाती है। स्नेहा जल्दी से प्लेट रख कर ऋत्विक को पानी का गिलास देती है, जिसे ऋत्विक एक ही सांस में पी जाता है। ऋत्विक स्नेहा को देखकर बोलता है, मेरा हो गया। स्नेहा जैसे ही प्लेट को उठाकर ट्रे में रखने लगती है तभी ऋत्विक स्नेहा का हाथ पकड़ लेता है। स्नेहा ऋत्विक को देखकर, क्या हुआ? ऋत्विक स्नेहा से ट्रे लेकर प्लेट को देखता है जिसमें अभी भी 2 पराठे और सब्जी रखी हुई है। ऋत्विक एक कोर तोड़कर स्नेहा की ओर बढ़ाता है। स्नेहा ऋत्विक को देखकर बोलती है, मैंने कर लिया। ऋत्विक स्नेहा की आंखों में देखकर बोलता है, मुझे पता है तुमने कितना नाश्ता किया है। नाश्ते के नाम पर आधा पराठा ही खाया है और हलवा तो तुमने खाया ही नहीं। ऋत्विक की बात सुन स्नेहा शॉक हो जाती है और वो एकदम बोलती है, ऋत्विक की आंखों में देखकर बोलती है, आपको कैसे पता? ऋत्विक स्नेहा की आंखों में देखकर बोलता है, बस मुझे पता है हनी कि तुमने नीचे क्या खाया है और क्या नहीं, और तुमने क्यों नहीं खाया। स्नेहा नम आंखों से कुछ बोलने को हुई ही थी कि ऋत्विक एकदम बोलता है, कुछ मत कहो, बस चुपचाप खाना खाओ। स्नेहा भी कुछ नहीं बोलती और नाश्ता खाने लग जाती है जो ऋत्विक उसे अपने हाथ से बड़े प्यार से खिला जो रहा है। वैसे स्नेहा को भूख भी लगी थी, पर जब नीचे वो सब तमाशा हुआ तब स्नेहा का खाने का मन ही नहीं करा। स्नेहा ऋत्विक को बड़े गोरे से देखती है और स्नेहा की आंखें थोड़ी नम हो जाती है। जल्दी से स्नेहा खुद को नॉर्मल करती है ताकि ऋत्विक उसे देख ना सके, पर ऋत्विक जो स्नेहा को बड़े प्यार से खाना खिला रहा था वो भी स्नेहा की आंखों में नमी देख लेता है। ऋत्विक खाने की प्लेट को टेबल पर रख देता है और स्नेहा को कमर से पकड़कर अपनी थाई पर बिठाता है और फिर एक हाथ स्नेहा की कमर पर रखकर स्नेहा को पकड़ता है ताकि स्नेहा गिर ना सके, और फिर दूसरी हाथ को स्नेहा के गाल पर रखता है और बहुत सॉफ्टली स्नेहा से पूछता है, क्या हुआ, तुम्हारी आंख में ये नमी कैसी? स्नेहा अपनी पलकें झुकाकर बोलती है, कुछ नहीं, बस आंख में कुछ चला गया है। ऋत्विक स्नेहा के गाल को अपने अंगूठे से सहलाता है और फिर स्नेहा को अपने करीब कर बोलता है, तुम्हें पता है हनी, मुझे झूठ से सख्त नफरत है और झूठ बोलने वालों से भी। क्या तुम मुझे सच बताने का कष्ट करोगी? स्नेहा अपनी गर्दन झुका लेती है। वो बस इस सिचुएशन से निकलना चाहती है, पर ऋत्विक की बात सुनकर स्नेहा एकदम अपनी पलकें उठाकर ऋत्विक को देखती है क्योंकि वो ऋत्विक को नाराज नहीं करना चाहती है, पर क्यों से खुद स्नेहा भी नहीं जानती है। स्नेहा बोलती है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं तो बस। स्नेहा इतना बोलकर चुप हो जाती है क्योंकि स्नेहा को लगा कहीं ऋत्विक उसका मजाक ना उड़ा दे। ऋत्विक स्नेहा के दोनों गाल को पकड़ कर स्नेहा की आंखों में देखकर बोलता है, मैं तो बस क्या वाइफी, मैं तो बस क्या, मैं तुम्हारे मुंह से सिर्फ वो सुनना चाहता हूँ जो तुम्हारे दिल में है। स्नेहा ऋत्विक की बात सुन अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेती है और अपनी आंखें खोलकर ऋत्विक की आंखों में देखकर एकदम बोलती है, पापा के बाद आप पहले हैं जिसने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया है। ऋत्विक ये बात जानता था पर वो स्नेहा के मुंह से सुनना चाहता है, इसलिए उसने स्नेहा को फोर्स किया बोलने के लिए। ऋत्विक स्नेहा को देखकर स्माइल करने लग जाता है और फिर स्नेहा के होठों पर हल्की सी किस करता। स्नेहा ऋत्विक के होंठों को अपने होठों पर टच होते ही ऋत्विक को देखती है, जो उसे ही बड़े प्यार से देख रहा है। स्नेहा ऋत्विक की आंखों में प्यार देखकर ऋत्विक को गले लगा लेती हैं और फिर बोलती है, मुझे लगा आप मेरा मजाक उड़ाओगे अगर मैंने ये कहा कि पापा के बाद आपने ही मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया है। ऋत्विक कुछ नहीं कहता है, वो बस स्नेहा की पीठ को सहलाने लग जाता है क्योंकि ऋत्विक बस स्नेहा को सुनना जो चाहता था ताकि को अपनी फीलिंग्स उसके सामने एक्सप्रेस कर सके। 9 स्नेहा आगे बोलना स्टार्ट करती है, आप ये सोच रहे होगे कि पापा के बाद आप कैसे? दादू भी तो है।
इसमें कोई शक नहीं कि दादू भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर मम्मी पापा की डेथ के बाद दादू ने पापा का बिजनेस भी ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट कर लिया था। नई जगह बिजनेस को संभालने में दादू इतना बिजी हो गए कि वो मुझे बहुत कम टाइम देने लग गए थे। तो उन्होंने एक केयरटेकर को हायर कर लिया था। उनकी आंखों में प्यार था, पर इतना नहीं जितना अब आपकी आंखों में है। वो मुझे खाना खिलाती थी, पर उसकी आंखों में इतना प्यार नहीं था जो पापा और मम्मी की आंखों में था। और बस वही प्यार मुझे आपकी आंखों में दिखा, बस इसलिए मेरी आंखें थोड़ी नम हो गई, बस और कुछ नहीं है। ये सब बोल स्नेहा चुप हो जाती है। स्नेहा के चुप होते हो ऋत्विक स्नेहा से अलग होता है और स्नेहा के दोनों गालों को पकड़ कर बोलता है, ठीक है, फिर मैं जब जब घर पर होगा तब तब तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, पर जब हम अकेले होंगे। पर एक शर्त है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा ऋत्विक की बात सुन खुशी से ऋत्विक को देखती है, पर शर्त वर्ड सुन पाउट बनाकर बोलती है, कैसी शर्त? स्नेहा पाउच में बहुत ही क्यूट लगती है, जिससे ऋत्विक से रहा नहीं जाता है। फिर ऋत्विक स्नेहा के लिप्स पर फिर से एक हल्की सी किस करता है और बोलता है, कुछ ज्यादा बड़ी शर्त नहीं है, बस जैसे मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा वैसे ही तुम भी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना। ओक। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा बिना सोचे समझे हाँ कर देती है। फिर ऋत्विक स्नेहा को नाश्ता करवाता है और लास्ट में हलवा लेते हुए स्नेहा को खिलाता है। तो स्नेहा चम्मच लेकर ऋत्विक को बोलती है, नहीं, पहले आप टेस्ट करो और बताओ कैसा लगा। ऋत्विक भी चुपचाप स्नेहा के हाथ से हलवा खाता है और बोलता है, हम वाकई अच्छा बना है। पर स्नेहा ऋत्विक के मुंह से तारीफ सुनकर खुश हो जाती है, बट ऋत्विक का पर सुनकर एकदम पूछती है, पर क्या? ऋत्विक स्नेहा की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने करीब कर लेता है और फिर बोलता है, पर ये तुमसे ज्यादा टेस्टी नहीं है। ऋत्विक अपनी बात बोल स्माइल कर अपनी आई विंक करने लग जाता है। स्नेहा ऋत्विक की बात सुन ब्लश करने लग जाती है और अपनी आंखें इधर उधर घुमाती है। स्नेहा कुछ देर ऐसे ही करके अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करती है, क्योंकि ऋत्विक के साथ इस तरह बैठकर और ऋत्विक की बातें सुन स्नेहा की हार्ट बीट तेज हो जाती है। स्नेहा खुद को नॉर्मल करके एकदम बोलती है, मेरा नेग कहाँ है? ऐसे बोल स्नेहा अपना एक हाथ आगे बढ़ा देती है। ऋत्विक स्नेहा के हर एक एक्शन पर नजर रखे था, मतलब स्नेहा की हर एक हरकत को बड़े गौर से देखता है। स्नेहा का ब्लश करना और स्नेहा की आइस रोल करना, ये सब ऋत्विक बड़े अच्छे से देखता है। पर स्नेहा को हाथ आगे बढ़ाकर नेग मांगते देख ऋत्विक एक डेविल स्माइल करता है और फिर अपना एक हाथ स्नेहा की कमर से हटाकर स्नेहा की गर्दन के पीछे रखता है और फिर स्नेहा को अपने करीब कर अपने होठ स्नेहा के होंठों पर रख देता है और फिर ऋत्विक स्नेहा को किस करने लग जाता है। ऋत्विक स्नेहा के नीचे वाले होठ को सक करता है और हल्का हल्का बाइट भी करता है। स्नेहा पहले तो शौक हो जाती है, पर जैसे जैसे ऋत्विक स्नेहा को अपनी किस से अपना प्यार दिखाता है, उससे स्नेहा भी पिघल जाती है। और फिर क्या था, स्नेहा भी ऋत्विक की किस का जवाब उसे किस बैक करके देती है। ऋत्विक भी खुश हो जाता है जब स्नेहा उसे किस बैंक करती है। ऋत्विक अब अपनी पकड़ स्नेहा की कमर पर और स्नेहा की गर्दन पर और भी ज्यादा टाइट कर देता है और स्नेहा को अपने और करीब खींच लेता है, जिससे अब स्नेहा और ऋत्विक के बीच में अब कोई भी गैप नहीं रहता है। ऋत्विक अब स्नेहा को पैशनेट किस करता है। अब दोनों के मुंह में हलवा और पराठे का मिला जुला टेस्ट हो जाता है। इन दोनों की किस पूरे 20 मिनट तक चलती हैं। ऋत्विक स्नेहा को छूना तो नहीं चाहता था, पर जब स्नेहा को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तब जाकर ऋत्विक ने स्नेहा को छोड़ा। स्नेहा लंबी लंबी सांस लेती है और फिर ऋत्विक के सीने पर लग जाती है। ऋत्विक स्नेहा की कमर को सहलाता है और झुककर स्नेहा के माथे पर किस करता है। वो भी लगातार स्नेहा अपनी सांसों को नॉर्मल करती है और ऋत्विक के सीने पर लगे हुए ही बोलती है, ये क्या था? मैंने तो आपसे नेग मांगा है, पर आप तो। स्नेहा बोलती बोली रुक जाती है। ऋत्विक स्नेहा के माथे पर किस करते ही बोलता है, आप तो क्या? स्नेहा सीधा होकर ऋत्विक की चेस्ट पर हल्के हाथ से मुक्का मारती है और बोलती है, आप तो बहुत बुरे हैं। ऋत्विक स्नेहा को देखकर मुस्कराता है और फिर स्नेहा के हाथों को अपने हाथ में लेकर बोलता है, अच्छा ठीक है, चलो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
उद्धरण चिन्ह। स्नेहा कुछ सोचकर बोलती है, मुझे दादू से मिलना है तो क्या मैं दादू से मिलने जा सकती हूँ? आज दोपहर को शाम को मैं वापस आ जाऊंगी। स्नेहा ने ये सब इसलिए पूछा क्योंकि कामिनी जी की बात उसे ध्यान में आ जाती है कि वो अब किसी के घर की बहू है तो वो अब ऐसे ही कहीं नहीं जा सकती है। तो एक बार पूछना तो बनता है। ऋत्विक स्नेहा की आंखों में देखकर बोलता है, नहीं। ऋत्विक की बात सुन स्नेहा की आंखों में जो चमक थी अपने दादू से मिलने की वो फीकी पड़ जाती है। स्नेहा मायूसी से कहती है, ठीक है। ऋत्विक स्नेहा को देखकर मन ही मन सोचता है, यार ये ऑस्ट्रेलिया में रहती थी और ये कुछ भी काम कभी किसी से पूछकर नहीं करती थी, ये अपने आप की मालकिन थी। पर इसमें जरा सा घमंड और किसी भी बात को लेकर कोई जिद भी नहीं करती है। मतलब मैंने ना कहा और ये मान गई। जी हाँ भाई, हमारी स्नेहा है ही ऐसी, ना तो वो किसी भी बात का घमंड है और ना ही किसी तरह की जिद करती है। यार बेशक उसके दादाजी थे उसे अक्का कहने के लिए, पर वो भी ज़्यादातर काम में बिजी रहते थे। और वैसे भी जिस बच्चे के सर से माँ बाप का साया उठ जाता है ना, वो बच्चा कभी भी किसी और के सामने जिद नहीं कर पाता, क्योंकि जिद भी उन्हीं के सामने की जाती है जो उन्हें पूर्ण करते, और वो सिर्फ हमारे पेरेंट्स होते हैं। और रही बात स्नेहा की, तो वो जब छोटी थी तब से बीमार थी तो इसलिए कभी जिद की ही नहीं। हाँ बट अपने पापा के सामने तो वो बहुत जिद्दी लड़की थी। नाउ बैक टू द स्टोरी। ऋत्विक अपनी सोच से बाहर तब आया जब स्नेहा उठने की कोशिश करती है, पर ऋत्विक ने उसे उठने ही नहीं दिया। ऋत्विक ने स्नेहा के दोनों गालों को जोर से खींचा और कहा, मेरी पूरी बात तो सुनकर जाओ। स्नेहा को अपने दोनों गालों पर थोड़ा सो दर्द होता है, जिससे वो ऋत्विक के हाथों को हटा देती है और बोलती है, आपको जो बोलना है तो ऐसे ही बोले, मेरे गाल ना खींचे। ऋत्विक स्नेहा से अपने हाथों को छुड़वाकर फिर अपने हाथों से स्नेहा के फेस को पकड़कर अपने फेस के करीब लाता है। अब दोनों की नोज आपस में टच होती है। वे दोनों एक दूसरों की आंखों में देखते हैं। ऋत्विक स्नेहा की नोज पर हल्की सी किस करता है और बोलता, वाइफी। स्नेहा कुछ नहीं कहती, बस ऋत्विक की आंख में देखती रहती है। ऋत्विक फिर से बोलता है, वाइफी। अब स्नेहा अपनी आंखें झपकाकर बोलती हैं, हम। ऋत्विक स्नेहा के मुंह को पकड़े हुए और स्नेहा की आंखों में देखते हुए बोलता है, एक तो तुम मेरी पूरी बात सुना करो, फिर कोई एक्शन लिया करो। स्नेहा भी ऋत्विक की आंखों में देखकर धीरे से बोलती है, ओक। ऋत्विक ऐसे ही स्नेहा की आंखों में देखकर बोलता है, पहली बात, तुम आज दादाजी से मिलने नहीं जाओगी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा ऋत्विक की बात सुनकर फिर से दुखी हो जाती है और अपनी पलकें झुका लेती है। ऋतिक स्नेहा की दोनों आंखों को एक एक कर किस करता है और फिर बोलता है, क्योंकि हम दोनों कल साथ चले गए उनसे मिलने, और हम सुबह चले गए और शाम को वापस आएंगे। और हाँ, इसी बहाने कल वो कौन सी रस्म होती है, हाँ, पगफेरे की, वो भी हो जाएंगी। स्नेहा ऋत्विक की बात सुन अपनी पलकें उठाकर ऋत्विक की आंखों में देखकर बोलती है, सच्ची, पर हम आज क्यों नहीं जा सकते हैं? ये बोलते वक्त स्नेहा की आंखों में बहुत चमक और खुशी होती है। ऋत्विक स्नेहा की नोज पर एक हल्की सी किस करके बोलता है, हाँ। और रही आज की बात, तो वो इसलिए, कल ही तो हमारी शादी हुई है और उसकी तैयारी में दादाजी भी तो काफी थक गए होंगे ना, तो उन्हें भी तो रेस्ट चाहिए। अगर आज हम गए तो वो रेस्ट कहाँ कर पाएंगे, और तुम तो जानती हो उन्हें रेस्ट की कितनी जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा ऋत्विक की बात को समझते हुए बोलती है, हम। आप सही बोल रहे हैं। और दूसरे बात। ऋत्विक एक बार फिर स्नेहा की नोज पर किस करता है और फिर बोलता है, दूसरी बात, तुम यहाँ नहीं हो तो तुम अकेली बाहर नहीं जाओगी, तुम ड्राइवर को साथ लेकर जाओगी। और हाँ, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो बस ये बता देना है कि तुम कहाँ पर हो, ताकि मुझे तुम्हारी चिंता ना हो। और बार बार मुझसे परमिशन या बार बार पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं कहीं जा सकती हूँ या नहीं। स्नेहा ऋत्विक की बात सुन खुश हो जाती है, क्योंकि स्नेहा को अच्छा लगा कि ऋत्विक उस पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगाता है। स्नेहा खुश होकर ऋत्विक से बोलती है, ठीक है। ऋत्विक भी स्नेहा को खुश देखकर खुश हो जाता है। फिर ऋत्विक एक बार फिर से स्नेहा को किस करने को होता है कि स्नेहा उसे रोक देती है और कहती है, मुझे जाने दीजिए। ऋत्विक थोड़ी नाराजगी से बोलता है, पर क्यों?
स्नेहा थोड़ी मासूमियत से बोलती है, वो क्या है, मुझे ये सब गिफ्ट रूम में रख कर आने हैं। स्नेहा उन गिफ्ट की ओर इशारा करती है जो उसे दादू राकेश जी ने दिए थे और स्नेहा रूम में रखने के लिए उसे स्टडी रूम में लेकर आ गई थी। क्योंकि स्नेहा के हाथ में ऋत्विक के लिए नाश्ते की प्लेट भी थी। ऋत्विक भी स्नेहा को फोर्स नहीं करता किस करने के लिए, इसलिए ऋत्विक स्नेहा को छोड़ देता है और कहता है, मुझे नहीं दिखाओगी कि तुम्हें क्या मिला नेग में। फिर स्नेहा ऋत्विक के ऊपर से उठकर बोलती है, एक मिनट, और वो अपने गिफ्ट के बॉक्स को उठाकर ऋत्विक के साइड में सोफे पर बैठ जाती है। ऋत्विक को एक बार तो लगा कि स्नेहा उसके बाहों में ही बैठेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है। पर स्नेहा को कुछ नहीं बोलता क्योंकि ऋत्विक अच्छे से जानता है कि स्नेहा को अभी टाइम लगेगा उसके साथ थोड़ा ओपन होने में। स्नेहा ऋत्विक को दादाजी का दिया हुआ बॉक्स ओपन करके दिखाती है। उसमें पुराने स्टाइल का बना सोने का एक हार था जो दिखने में ही हैवी लगता है, और उस बॉक्स में बड़ी बड़ी झुमकियां भी थी और लटू गोल स्टाइल मांगटीका भी है। ये हार देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। स्नेहा हार को देखकर एकदम बोलती है, वाओ, इट्स सो प्रिटी। ये ना खुशी उद्धरण चिन्ह। स्नेहा जैसे ही ऋत्विक को देखती है उसे ध्यान आता है कि उसने अभी खुशी का नाम लिया है। स्नेहा थोड़ा मायूस हो जाती है और बोलती है, सॉरी, वो बस गलती से हो गया। ऋत्विक खुशी का नाम सुनता है तब उसे याद आता है जब उसकी बॉडी पैरालाइज थी, या यूं बोले कि जब उसे लकवा आ गया था। तब एक खुशी ही थी जिसने उसका ध्यान रखा, अगर खुशी नहीं होती तो वो ऐसे ही गंदगी में पड़ा रहता। कोई भी नहीं था जो उसके ऋत्विक कपड़े चेंज कर दे या फिर उसके टॉयलेट और पॉटी के कपड़े साफ करे, क्योंकि एक सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी नर्स चेंज नहीं करती। ये सब एक खुशी ही थी जिसने उसका ध्यान रखा और उसकी सारी गंदगी साफ की। ऋत्विक अपनी सोच से बाहर आता है और स्नेहा के गाल पकड़कर बोलता है, क्या हुआ? खुशी तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो तुम। ऋत्विक अपनी बात को बीच में ही काट देता है और बस स्नेहा को देखता है। स्नेहा ऋत्विक की आंखों में देखकर बोलती है, वो खुशी। स्नेहा आगे कुछ नहीं बोलती, बस उसकी आंख से एक आंसू का कतरा बह जाता है। ऋत्विक स्नेहा के हाथ से गिफ्ट बॉक्स को लेकर टेबल पर रखता है और फिर ऋत्विक स्नेहा को अपनी गोद में बिठाता है और फिर स्नेहा के गालों को पकड़ थोड़ी फिक्र से बोलता है, हे वाइफी प्लीज डोंट क्राई, और मुझे बताओ क्या हुआ है? क्या तुम्हारे और खुशी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? ऋत्विक ने ये सब इसलिए पूछा क्योंकि उसे ऋत्विक को जितना याद था अपने पिछले जन्म का, खुशी स्नेहा से ज्यादा टाइम तक नाराज नहीं थी भी। स्नेहा सुबकते हुए ही बोलती है, पता नहीं खुशी को क्या हुआ है, वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है, और उसने मुझे हर सोशल मीडिया पर से ब्लॉक कर दिया है और मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। और जब मैंने उसे सुबह बात करने की कोशिश की तब उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। ऋत्विक को याद था जब पिछले जन्म में स्नेहा को हलवा बनाने के टाइम पैनिक अटैक आया था, तब स्नेहा बीमार हो गई थी। तब खुशी में अपनी सारी नाराजगी को साइड रखकर स्नेहा का ख्याल रखा था, पर अब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो खुशी अब तक स्नेहा से नाराज है। ऋत्विक अपनी सोच से बाहर आता है और स्नेहा के आंसू पूछता है और बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे खुशी की सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। स्नेहा आंसू भरी आंखों से ऋत्विक को देखकर बोलती है, सच्ची? ऋत्विक स्नेहा की आंखों को किस करता है और फिर बोलता है, अगर तुम खुशी के पास जाकर ये कहो कि मैं तुमसे अच्छे से बात नहीं करता और तुम्हें इग्नोर करता हूं तो क्या पता वो तुमसे बात करने लग जाए। स्नेहा ऋत्विक की बात सुनकर बोलती है, एकदम बोलती है, पर ऐसा तो कुछ नहीं है। आपने मुझे कब इग्नोर किया और मैं खुशी से झूठ कैसे बोलूं? ऋत्विक स्नेहा की बात सुनकर बोलता है, मुझे पता है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलती और ये बात खुशी भी अच्छे से जानती है, पर तुम झूठ कहाँ बोल रही हो, तुम तो बस उससे सच छुपा रही हो। स्नेहा बोलती है, तो ये झूठ ही है। ऋत्विक बोलता है, हाँ, पर अब तुम्हें देखना होगा कि तुम झूठ बोलोगी या फिर ऐसे ही खुशी की नाराजगी झेलती रहोगी और रोती रहोगी। चॉइस इज योर वाइफी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा एकदम बोलती है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर खुशी की नाराजगी नहीं। ऋत्विक बोलता है, गुड गर्ल,
ऐसे बोल ऋत्विक स्नेहा के गाल पर किस करता है और फिर बोलता है, चलो हम पापा का गिफ्ट देखते। ये बोल ऋत्विक स्नेहा का ध्यान भटकाना चाहता है और होता भी ऐसा ही है। फिर स्नेहा राकेश जी के दिए गए गिफ्ट को ओपन करती है। उस बॉक्स में एक डायमंड का नेकलेस है। इसके ईयररिंग्स लबे हैं और नेकलेस स्क्वायर के डिजाइन में छोटे छोटे बॉक्स बने हैं और एक मांग टीका भी है। उस नेकलेस को देखकर स्नेहा खुश हो जाती है और बोलती है, ये भी वाकई में बहुत अच्छा है। ऋत्विक बस एक हम के अलावा और कुछ नहीं बोलता। वो बस एक टक उस नेकलेस को देखता है। उस नेकलेस को देखकर ऋत्विक को अपनी माँ की याद आ जाती है और कुछ पुरानी बात भी याद आ जाती है। जब ऋत्विक छोटा था तब उसकी माँ यही नेकलेस उसे दिखाकर बोलती है, ये नेकलेस मैंने तेरी पत्नी के लिए लिया है। हाँ, जानती हूँ कि जब तेरी पत्नी आएगी तब ये डिज़ाइन पुराना हो जाएगा, पर फिर भी मैं अपनी बहू को ये उसकी मुंह दिखाई पर या उसकी पहली रसोई पर दूंगी। ऋत्विक को तब कुछ समझ नहीं आया था कि उसकी माँ क्या बोल रही है। प्रेजेंट ऋत्विक नेकलेस को छू कर बोलता है, ये वाकई में अच्छा है। फिर स्नेहा बॉक्स बंद करके टेबल पर रखती है और खड़ी होकर टेबल पर रखे सभी बर्तनों को समेटती है। तभी गेट पर नॉक होता है। ऋत्विक स्नेहा को बड़े गौर से देख रहा था। वो भी इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो बस स्नेहा को जो देखना चाहता है, जो कोई बाहर है। ऋत्विक उसे अंदर तो बुलाना नहीं चाहता है, पर जब दोबारा गेट पर नॉक हुआ तब ऋत्विक ने थोड़े गुस्से में कहता है, कम इन। तब रीना अंदर आती है। रीना स्नेहा को देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे नीचे जो कुछ हुआ वो सब याद आ जाता है। तो वही ऋत्विक रीना को देखकर आग बबूला हो जाता है। ऋत्विक को सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे रीना में उसे ड्रग्स देती आई थी ताकि वो अपनी सेक्सुअल एबिलिटी खो दे, ताकि वो कभी भी फादर ना बन सके। और जब स्नेहा ऋत्विक को छोड़कर गई तब रीना ने ड्रग्स के डोज को बढ़ा दिया और इसका ये नतीजा निकला कि हैवी डोज के कारण ऋत्विक के इंटरनल ऑर्गन्स फेल हो गए थे और उसका पूरा शरीर पलायर्ज हो गया था। पर उससे पहले रीना और कामिनी ने मिलकर उसके दादाजी को सीडीओ से धक्का दे दिया था और ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण तुरंत ही उनकी मौत हो गई थी। और राकेश जी अपने पापा और बेटे की हालत देखकर ही घुट घुट के मर गए थे। और राकेश जी के जाने के बाद तो माँ बेटी का ही राजपाट हो गया था। फिर उन्होंने ऋत्विक को घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया और शनाया का तो क्या कहने, वो तो तभी चली गई थी जब ऋत्विक के ऑर्गन्स ही खराब होना स्टार्ट हो गए थे। ये सब याद करते ऋत्विक की आंखें लाल हो जाती है और वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है। रीना जब ऋत्विक की लाल आंखों में देखती है तब वो थोड़ा डर जाती है, पर वो खुद को नॉर्मल करती है ये सोचकर कि क्या पता ऋत्विक भाई स्नेहा को यहाँ देखकर गुस्सा हो। स्नेहा को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अभी रोई हो, तो क्या पता भाई ने उसे डांटा हो। रीना एक फेक स्माइल के साथ बोलती हैं, भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऋत्विक अंडिस को अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को शांत करता है और फिर एक बार स्नेहा को देखता है जो कि रीना को गुस्से से देख रही थी भी। स्नेहा रीना को देखती है। फिर एक बार ऋत्विक स्नेहा को अपनी आंखों से बाहर जाने का इशारा करता है। स्नेहा ऋत्विक का इशारा समझकर बाहर चली जाती है। स्नेहा जब बाहर आती है तब वो एक बार पीछे मुड़कर स्टडी रूम के गेट को देखती है और अपने मन में बोलती है, इस लड़की सच में क्या कहने, ये तो पूरी की पूरी वैम्प है। मुझे इससे अपने और ऋत्विक के रिश्ते को बचाकर रखना होगा, वरना ये हमारे रिश्ते को तोड़कर रख देगी। गुना 10 स्नेहा के बाहर जाने के बाद स्टडी रूम में अब ऋत्विक और रीना ही रह जाते हैं। रीना जाकर चेयर पर बैठ जाती है और फिर ऋत्विक से बोलती है, भाई आप इस स्नेहा के भोले चेहरे पर मत जाना, ये बहुत बुरी है। ये सब बोल रीना अपनी आंखों में नकली आंसू निकाल देती है। ऋत्विक बस उसकी नौटंकी देखता है। अगर पहले होता तो वो शायद अब तक ऋत्विक ना जाने स्नेहा को क्या कुछ नहीं कह देता और वो एक बार भी स्नेहा की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनता, पर अब ऋत्विक कहाँ छोड़ने वाला है किसी को भी। रीना रोते हुए बोलती है, भाई आप जानते हैं उसने क्या किया, सभी घर वालों के लिए अच्छा हलवा बना दिया और मुझे और माँ को ज़्यादा मीठा वाला हलवा दे दिया। जब मैंने बोलना चाहा तब पापा और दादू ने मुझे बहुत डांटा।
और रीना और आगे कुछ बोलूती तभी ऋत्विक बोलता, एनी प्रूफ। ऋत्विक को अच्छे से याद है पिछले जन्म में ये दोनों माँ बेटी हर बार नकली सबूत दिखाती थी, जिससे स्नेहा को एक्सप्लेन करने का कोई भी दूसरा मौका नहीं मिलता था। ऋत्विक की बात सुन और उसके एक्शन को देखकर रीना शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके आंसू देखकर अभी तक तो ना जाने ऋत्विक स्नेहा के साथ क्या कुछ करता, पर नहीं उसके भाई को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा क्या हुआ एक ही रात में रीना के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है। तभी ऋत्विक रीना को थोड़े गुस्से में बोलता है, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो बोलो, वरना तुम जा सकती हो। मुझे किसी से नहीं मिलना और ना ही बात करनी है तो तुम जा सकती हो। रीना अपनी नम आंखों से ऋत्विक को देखकर बोलती, पर भाई। ऋत्विक रीना की बात को बीच में काटते हुए अपना हाथ दिखकर बोलता है, अगर प्रूफ है तो बोलो, वरना तुम जा सकती हो। रीना ऋत्विक की आंखों में देखकर बोलती है, पर भाई मैं वाकई में सच बोल रही हूँ। ऋत्विक थोड़ा गंभीर होकर रीना को बोलता है, रीना मैं तुम्हारी बात को कैसे मानूं, क्या पता तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम स्नेहा को पसंद नहीं करती हो, और क्या पता तुम स्नेहा नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रही हो। अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो बोलो, नाउ यू मे गो। ऐसा बोल के ऋत्विक रीना को गेट की ओर इशारा करता है। रीना जो नकली आंसू निकालकर ऋत्विक को भड़काने की कोशिश कर रही थी, पर पता नहीं कब उसके नकली आंसू सच्ची में कब बह आए उसे पता नहीं चलता है, क्योंकि इस बेरुखी से ऋत्विक ने कभी भी उससे बात नहीं की थी। रीना चुपचाप स्टडी रूम से बाहर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर तकिए में मुंह छुपाकर रोने लग जाती है। रीना के जाने के बाद ऋत्विक अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर किसी को फोन मिलाता है। अब वो किसी भी हाल में सबसे पहले अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहता, क्योंकि वो नहीं जानता कि रीना और कामिनी ने उसे ड्रग्स देना स्टार्ट तो नहीं कर दिया है और उसके शरीर में अब तक कितने प्रतिशत ड्रग्स जा चुका है। वो बस जल्द से जल्द इन सब बातों का पता लगाना चाहता है, इसलिए कल सुबह ही दिल्ली के बेस्ट डॉक्टर की अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहता है, वो भी किसी को कुछ पता लगे। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा जैसे ही बॉक्सर्स को अलमारी में रखती है और लॉक लगाती है, वैसे ही गेट पर नॉक होता है। स्नेहा गेट खोलती है तब उसको सामने कामिनी नजर आती है। स्नेहा कामिनी को देखकर बोलती है, जी आंटी आप यहाँ। कामिनी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था जब उसे पता चला कि स्नेहा ने हलवा बदल दिया था, लेकिन जब उसे शनाया वाला प्लान कामयाब दिखा तब जाकर कामिनी को थोड़ी खुशी मिली। इसलिए कामिनी ने रीना को ऋत्विक के पास भेजा, क्योंकि उनको पता चला कि ऋत्विक अब गेस्ट रूम में नहीं था, तो उन्हें लगा कि शायद ऋत्विक अब अपने स्टडी रूम में होगा। इसलिए रीना ऋत्विक के स्टडी रूम में गई और कामिनी स्नेहा को तंग करने के लिए स्नेहा के रूम में आई। कामिनी स्नेहा को देखकर थोड़े गुस्से में बोलती है, अगर तुम्हारा आराम हो गया हो तो नीचे आओ। आज सभी मेड्स की छुट्टी है तो सभी को मिलकर काम करना होगा। स्नेहा बोलती है, ठीक है बस अभी आई। कामिनी थोड़े घमंड से बोलती है, ठीक है पर जल्दी आना। ये बोल कामिनी चली जाती है और उसके पीछे पीछे स्नेहा भी आ जाती है। कामिनी और स्नेहा जब नीचे आती है तब दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सामने सभी मेड्स आ चुके होते हैं और वो सब अपना अपना काम करते हैं। कामिनी को तो बहुत गुस्सा आता है, कहा वो स्नेहा को कोल्हू के बैल की तरह काम पे लगाने वाली थी, पर यहाँ तो उसका पासा ही उल्टा ही पड़ गया। स्नेहा मेड्स देखकर अपने मन में बोलती है, चलो मुझे अब खुशी से बात करने को वक्त मिल जाएगा। स्नेहा को कुछ याद आता है तो वो किचन की ओर चली जाती है। कामिनी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। किचन में कांताजी दिन के खाने में क्या बनाना है वो सब मेड्स को बताती है। कामिनी कांतजी को देखकर बोलती है, आज तो इन सब की छुट्टी थी, तो आज ये सब क्यों आई है। कांताजी कामिनी को देखकर एक टेढ़ी स्माइल करते हुए बोलती है, किसने वहाँ, आज इन सब की छुट्टी है। इनकी कोई छुट्टी नहीं है, हाँ बस आज ये लेट आने वाले थे बस, और कुछ नहीं। कामिनी जी थोड़ी नाखुश होकर बोलती है, पर मैंने कल खुद इनकी छुट्टी की थी। उद्धरण चिन्ह। कांत जी एक डेविल स्माइल करके बोलती है, तो अंकल ने इन्हें बुला लिया, और वैसे भी हम अपनी नई बहू से ये सब काम थोड़ी ना करवाने वाले हैं। लास्ट लाइन बोलते टाइम कांताजी स्नेहा के गाल पर हाथ रखती है और स्नेहा भी कांताजी को देखकर स्माइल करती है।
कामिनी को गुस्सा तो बहुत आता है और वो अपने मन में बोलती है, ये बूढ़ा हर बार मेरा प्लान खराब करता है, इसका तो कुछ करना होगा। वो भी जल्द, पर कैसे? कामिनी अपनी सोच से बाहर तब आती है जब उसके फोन में मैसेज अलर्ट की आवाज आती है। मैसेज देखकर कामिनी कांता जी को बोलती है, कांता मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। अपनी फ्रेंड्स से मिलने में लंच बाहर करूँगी। कामिनी की बात सुन कांता जी कुछ नहीं बोलती, बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। कांता जी स्नेहा को देखकर बोलती हैं, क्या हुआ स्नेहा बहू, तुम्हें कुछ चाहिए? अगर नहीं तो तुम अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो। जब लंच बन जाएगा तब मैं तुम्हें बुला लूँगी। स्नेहा एक बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ बोलती है, आंटी मुझे कुछ बनाना है। उद्धरण चिन्ह। कांता जी स्नेहा को देखकर बहुत प्यार से बोलती है, अगर तुम्हारा कुछ खाने का मन है तो मुझे बताओ, मैं मेड से बनवा दूंगी। स्नेहा बहुत प्यार से कांता जी को मना करते हुए बोलती है, नहीं आंटी मैं खुद बनाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे बनाने दीजिए। कांता जी स्माइल करते हुए बोलती है, ठीक है तुम्हें जो कुछ चाहिए इन्हें बता दो, मैं अभी आई। ये बोल कांता जी बाहर चली जाती है। वो बाहर जाकर अपने फ़ोन में किसी को मैसेज करती है और फिर अपने रूम में चली जाती हैं। स्नेहा जल्दी से सारा सामान इकट्ठा करती है, वो भी 2 मेड्स की हेल्प से। फिर बनाने लग जाती है। मुझे नहीं पता भाई चॉकलेट पुडिंग और चॉकलेट कुकी में कितना टाइम लगता है, पर पुडिंग में टाइम लगता है पर कुकी जल्दी बनाती है। इतना आइडिया है, बाकी आप सब बताओ। स्नेहा जल्दी से कुकी को बनाकर और पुडिंग को फ्रिज में रखती है ठंडी होने के लिए। फिर स्नेहा खुशी के कमर में जाती है तो वही दूसरी तरफ ऋत्विक के स्टडी रूम में ऋत्विक अपनी फाइल में घुसा होता है कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। ऋत्विक मैसेज देखकर एक बड़ी स्माइल करता है। दादाजी और राकेश जो कि स्टडी रूम में दिग्विजय जी, ऋत्विक के दादा और राकेश जी बहुत टेंशन में बैठे थे। राकेश जी दिग्विजय जी को देखकर बोलते हैं, पापा अब तो जानते हैं ना ऋत्विक का गुस्सा बहुत खराब है। आपने उसकी शादी तो करा दी जबरदस्ती, पर आगे क्या पापा? क्या ऋत्विक इस रिश्ते को निभा पाएगा? क्या वो स्नेहा को अपनी पत्नी का दर्जा दे पाएगा? इस शादी में सिर्फ गिने चुने लोग थे, पर पापा स्नेहा मासूम है, वो ऋत्विक के गुस्से को कैसे झेलेगी? दिग्विजय जी थोड़ी परेशानी से बोलते हैं, यही सब तो सोच सोच मुझे चिंता हो रही है। मैंने राजवीर को तो बोला था कि मैं स्नेहा का ख्याल बिल्कुल अपनी पोती की तरह रखूंगा, पर हम सबका प्यार स्नेहा के लिए कम ही रहेगा जब तक स्नेहा को ऋत्विक से वो प्यार और रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जिसकी वो हकदार है। ऋत्विक आज नाश्ते के लिए भी नहीं आया। क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? मुझे अब अपने फैसले पर डाउट हो रहा है, कहीं मैंने कोई गलती। दादाजी अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही गेट पर खड़ी कांता जी एकदम बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है अंकल। राकेश जी और दादाजी कांता जी को देखकर थोड़ा हैरान थे, क्योंकि उन्हें एकदम इतना विश्वास कैसे है कि ऋत्विक और स्नेहा की शादी का फैसला ठीक है। कांता जी अंदर आते हुए बोलती है, सॉरी अंकल और भैया, मुझे आप दोनों की बात नहीं सुननी चाहिए थी। मैं तो बस अंकल से पूछने आई थी कि वे ठीक है, पर गेट थोड़ा खुला हुआ था और मैंने आप दोनों की बात सुन ली तो मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने बोल दिया। उद्धरण चिन्ह। दादाजी कांता जी की बात सुनकर एक उम्मीद से बोलते हैं, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो? कांता जी एक गहरी सांस लेकर बोलती है, मेरा दिल कह रहा है कि स्नेहा बहू ऋत्विक को बदल देगी और ऋत्विक और खुशी के बीच की दीवार को भी वो गिरा देगी। बस आप दोनों थोड़ा इंतजार करें और भरोसा रखें अपने फैसले पर। उद्धरण चिन्ह। राकेश जी थोड़ा खुश होकर बोलते हैं, तुमने ठीक कहा, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। स्नेहा बहू जरूर ऋत्विक को बदल देगी। कांता जी बोलती हैं, जी भैया, और फिर मन में बोलती है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है भैया। फिर कांता जी दादा को देखकर बोलती है, अंकल क्यों ना हम कल इन दोनों की पगफेस की रस्म कर देते हैं। दादाजी भी कुछ सोचकर बोलते हैं, हाँ मैंने राजवीर को बोल दिया था कि कल सुबह स्नेहा और ऋत्विक पगफेरे के लिए आ जाएंगे, और तुम एक बार देख लेना कि कल क्या क्या सामान भिजवाना है इन दोनों के साथ। कांता जी एक छोटी सी स्माइल के साथ बोलती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूँगी।
तो ठीक है, मैं चलती हूँ, आप दोनों लंच यही करेंगे या नीचे? उद्धरण चिन्ह। राकेश जी थोड़ी परेशानी से बोलते हैं, ऋत्विक ने कुछ खाया? उद्धरण चिन्ह। कांता जी एक छोटी सी स्माइल के साथ बोलती है, जी स्नेहा बहू लेके गई थी नाश्ता उसके लिए उसकी स्टडी रूम में। दादाजी और राकेश जी थोड़ा खुश होकर एक साथ बोलते हैं, क्या सच? और ऋत्विक गुस्सा भी नहीं हुआ और उसने, वे दोनों आगे कुछ बोलते उससे पहले ही कांता जी अपना हाथ दिखाकर बोलती है, बस आप दोनों शांत हो जाइए। हाँ, उसने नाश्ता कर लिया है पर वो अभी भी थोड़ा नाराज है। कांता जी की बात सुन दादाजी और राकेश जी मायूस हो जाते हैं। कांता जी उन दोनों को देखकर बोलती है, आप दोनों ऐसे मायूस ना हो। मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं आप दोनों का लंच ऊपर ही भिजवा देती हूँ। दादाजी और राकेश जी एक हल्की मुस्कान के साथ बोलते हैं, ठीक है। फिर कांता जी बाहर चली जाती है। तो वही दूसरी तरफ स्नेहा गर्मा गर्म कुकी बनाकर खुशी के रूम की तरफ ले जाती है। खुशी के रूम के बाहर खड़ी होकर स्नेहा एक लंबी सांस लेती है और अपने आप से बोलती है, चल बेटा, अब तो असली जंग है। ये इतनी आसानी से तो नहीं मानेगी, पर ये मुझसे ज्यादा दिन तक नाराज भी नहीं रह सकती। ये बोल स्नेहा गेट पर नॉक करती है। खुशी जो बेड पर पेट के बल लेटे रो रही थी, वो अपने आंसू साफ करके का खुद को ठीक करती है और गेट खोलने चली जाती है। गेट खुलते ही खुशी को स्नेहा के चेहरे पर एक बड़ी स्माइल लिए और हाथों में कुकी की ट्रे लिए दिखाई दी। स्नेहा खुशी को देखकर खुश हो जाती हैं और फिर वो खुशी को देखकर बोलती है, इतना टाइम लगता है गेट खोलने में, क्या कर रही थी? ये बोल स्नेहा जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करती है, वैसे ही खुशी स्नेहा को रोकते हुए बोलती है, क्या बात है मिसेस ऋत्विक एरियन, आप यहाँ? कुछ चाहिए आपको? अगर कुछ काम था तो मुझे बुला लेती। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा जब खुशी के मुंह से अपने लिए मिसेस ऋत्विक एरियन सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। और वो स्नेहा गुस्से से बोलती है, खुशी अब कुछ ज्यादा हो रहा है। खुशी बड़ी बेरुखी से बोलती है, अगर मिसेस एरियन को कुछ काम नहीं है तो आप जा सकती हो। स्नेहा गुस्से से बोलती है, खुशी मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। उद्धरण चिन्ह। खुशी पीछे हटकर गेट पकड़कर बंद करते टाइम बोलती है, मुझे कुछ काम है, नाउ लीव मी अलोन। जैसे ही खुशी गेट बंद करने वाली होती है वैसे ही स्नेहा अपना हाथ गेट के हैंडल पर रखकर गेट को बंद होने से रोकती है और बोलत है, मैं तुमसे बात करे बिना नहीं जाने वाली, वी नीड टू टॉक। उद्धरण चिन्ह। खुशी गेट को धक्का देकर बंद करने की ट्राई करते हुए बोलती है, मैंने बोला ना, मुझे कोई बात नहीं करनी, जाओ तुम यहाँ से, जाओ तुम अपने पति के पास। स्नेहा गेट को बंद होने से रोकते हुए बोलती है, यार ये क्या बात हुई, अपने भाई का गुस्सा तुम मुझे पर क्यों निकाल रही हो? दिस इज नॉट फेयर। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा और खुशी ऐसे है गेट को बंद और खोलने की कोशिश करते हैं और इस खींचातानी में स्नेहा का हाथ गेट और चौखट के बीच आ जाता है। स्नेहा की एक चीख निकल जाती है, आ। खुशी एकदम गेट खोलते हुए स्नेहा के हाथ से ट्रे अपने हाथ में ले लेती है और दूसरे हाथ से स्नेहा के चोट वाले हाथ को पकड़कर पूछती है, तुम ठीक हो क्या? तुम्हें ज्यादा तो नहीं लग गई ना? मैंने बोला था ना तुम्हें हट जाओ, पर नहीं तुम सुनती, कहा हो किसी की, तुम्हें तो बस अपनी करनी होती हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सब बोल खुशी स्नेहा को रूम के अंदर लाती हैं और फिर स्नेहा को बेड पर बिठाकर ट्रे को बेड के साइड टेबल पर रख देती है। खुशी स्नेहा को देखती है जो अपने चोट वाले हाथ को दूसरे हाथ से दबाती है ताकि वो अपना दर्द कम कर सके। खुशी स्नेहा के हाथ की दो उंगलियों को देखती है जो अब थोड़ी लाल हो चुकी थी। खुशी को बहुत बुरा लगता है स्नेहा की उंगलियों को देखकर। यारों, दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर? बोलो, ये जिंदगी है। खुशी जैसे ही स्नेहा के हाथ को पकड़ने वाली होती है वैसे ही स्नेहा अपना हाथ साइड में कर लेती है। खुशी भी समझ जाती है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया स्नेहा के साथ। कोई तो हो राजदार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राजदार। खुशी स्नेहा के साइड बेड पर बैठ जाती है और फिर स्नेहा को गले लगाकर बोलती है, सॉरी यार, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। यारों, मोहब्बत ही तो बंदगी है।
ये ना हो तो क्या फिर? बोलो ये जिंदगी है। कोई तो दिलबा हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार। कोई तो दिलबा हो यार। पता है मुझे, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मैंने तुमसे पिछले 2 महीनों से ठीक से बात भी नहीं की और तुम्हारा हाल चाल भी नहीं पूछा। मुझे माफ़ कर दो यार। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी उनसे हो रही है तो मैं बहुत खुश थी, बट मुझे लगा तुम उद्धरण चिन्ह तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दोस्त, गम की हो धूप तो साया बने तेरा वो दोस्त, नाचे भी वो तेरी खुशी में। स्नेहा अपना दर्द को दबाते हुए खुशी की बात को बीच में काटते हुए कहती है, तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हारा भाई तुम्हें अपनी मम्मी की मौत का कारण मानता है, पर वो तुम्हें बेवजह ही दोषी मान रहा है, तो तुम्हें भी तो उसकी तरह ही हो जो कि कुछ जाने बिना समझे बिना सामने वाले को दोषी मान रही हो। अरे यारों, दोस्ती बड़ी ही हसीन है। ये ना हो तो क्या फिर? बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राजदार, बेगरज तेरा हो यार। कोई तो हो राजदार। तुमने मुझसे इन 2 मंथ्स में पूछा कि मैं कैसी हूँ। जब सबसे ज्यादा जरूरत मुझे तुम्हारी थी तब तुमने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। तब तुमने मुझे इमोशनली हार्ट किया, पर आज तुमने मुझे फिजिकली हार्ट किया है। तन मन करे तुझ पे फिदा। महबूब वो पलकों पे जो रखे तुझे। महबूब वो जिसकी वफा तेरे लिए हो। सॉरी मिस खुशी एरियन, मैं ही पागल थी जो तुम्हें अपना मान बैठी। उद्धरण चिन्ह स्नेहा की बात खुशी को सीधे उसके दिल पर लगी। वो भी अब समझ गई थी कि वो बेवजह ही स्नेहा से नाराज थी। स्नेहा कौन सा ऋत्विक से शादी करने के लिए मरी जा रही थी। वो तो बस हालत ही कुछ ऐसे थे कि स्नेहा को ऋत्विक से शादी करनी पड़ी। खुशी स्नेहा को और टाइट पकड़कर बोलती है, अरे यारों, मोहब्बत ही तो बंदगी है। ये ना हो तो क्या फिर? बोलो ये जिंदगी है। कोई तो दिलबा हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार। कोई तो दिलबा हो यार। सॉरी, पर मुझे पसंद नहीं कि तुम मेरी भाभी बनो, और मुझे लगा कि तुम उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में मुझे इग्नोर करो, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि तुम उन्हें कहीं ना कहीं पसंद करती हो, और बस। उद्धरण चिन्ह तभी स्नेहा खुशी की बात को बीच में काटते हुए बोलती है, और बस। क्या यार, मतलब कुछ भी। हम तो बेस्ट फ्रेंड हैं ना, और बचपन से एक दूसरों को जानते हैं, फिर भी तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो? तुम ही कहती थी ना कि बेवजह किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। तुम तो इस बात को अच्छे से जानती हो, और फिर भी तुमने ये सब बोल स्नेहा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। और फिर स्नेहा एक गहरी सांस लेकर बोलती है, तुम्हें पता है जब दादू को सेकंड हार्ट अटैक आया तब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत तेरी थी, पर जब मैं तुम्हें कंटेंट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास अपना कहने के लिए सिर्फ दादू ही थे। और इस अटैक में दादू की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। उनके जाने के बाद मैं इस दुनिया में अकेली ना रहूं, तभी उन्होंने अपने असिस्टेंट के द्वारा दिग्विजय दादू से कांटेक्ट किया ताकि वो उनसे वादा ले सके कि वो मेरा ख्याल रखेंगे। और इसी के चलते दिग्विजय दादू ने मेरी और ऋत्विक की शादी का वादा दादू को दिया। तुम्हें पता, जब मैंने दादू को आईसीयू में देखा तब पता है मैं कितना टूट गई थी। यार, मुझे तो पता भी नहीं था कि दादू मेरी शादी ऋत्विक से करवा देंगे, लेकिन तुम्हें तो। उद्धरण चिन्ह ये सब बोल स्नेहा रोने लग जाती हैं। खुशी थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे वाकई में राजवीर जी की तबीयत के बारे में कुछ पता ही नहीं था। खुशी स्नेहा को हग करके बोलती है, सॉरी यार, मुझे नहीं पता था दादू की तबीयत इतनी खराब है। मैं फैशन शो के लिए अपने डिज़ाइन बनाने में बिजी थी, ताकि मेरे डिज़ाइन फैशन शो के लिए सिलेक्ट हो सके। जब मैं थोड़ी फ्री हुई तब मुझे तुम्हारी और उनकी शादी का पता चला। ये सब बोल खुशी रोने लगती है। स्नेहा से अब रहा नहीं गया तो वो भी खुशी को हग बैंक करती है। दोनों बचपन की दोस्त रोने लग जाती है। ऐसे ही कुछ देर रोने के बाद दोनों सहेलियों का मन हल्का हो जाता है, और दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हग करे ही लेट जाती है। खुशी का सर स्नेहा के हाथ के ऊपर होता है, तो खुशी स्नेहा का दूसरे हाथ को पकड़कर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? ज्यादा तो नहीं लगी तुम्हें? स्नेहा कुछ जवाब नहीं देती, वो बस ऊपर छत की सीलिंग को देखती रहती है। खुशी फिर बोलती है, यार अब तेरा ज्यादा हो रहा है। ये बोल खुशी स्नेहा को गुदगुदी करती है।
स्नेहा खुशी का हाथ का पकड़कर खुशी को घूर कर देखती है। खुशी अपना बच्चों सा मुंह बनाकर और अपने दोनों कान पकड़कर बोलती है, सॉरी। स्नेहा एक लंबी सांस बोलती है, मैं ठीक हूँ और मैंने तुम्हारे लिए कुकीज बनाई है। उद्धरण चिन्ह। खुशी खुश होकर बोलती है, सच में। फिर खुशी जल्दी से खड़ी हो जाती है और फिर कुकी की ट्रे को उठाकर बेड पर रखती है। स्नेहा खुशी को देखकर बोलती है, आराम से। खुशी एक कुकी उठाकर स्नेहा की तरफ करती है। जैसे ही स्नेहा अपना मुंह खोलती है वैसे ही खुशी वो कुकी अपने मुंह में डाल लेती हैं और आधी कुकी खा जाती है और फिर स्नेहा को देखकर स्माइल करती हैं। स्नेहा जल्दी से उठकर खुशी का हाथ पकड़ अपने मुंह की तरह करके खुशी के हाथ वाली कुकी खा जाती है और फिर वो खुशी को देखती है। दोनों ही एक दूसरे को देख हंसने लग जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। यारों, दोस्ती बड़ी ही हसीन है। ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है। खुशी स्नेहा को ह्यूज किए ही बोलती हैं, आई लव यू यार, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब हम हमेशा एक ही घर में रहेंगे। अब तो हम बहुत मजा करेंगे सच्ची। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा भी खुशी को गले लगाए हुए बोलती हैं, आई लव यू टू यार। 11 दोनों सहेलियां सभी गिले शिकवे मिटाकर बातें करने लग जाती है। जब दोनों की बातों का सिलसिला शुरू होता है तब उन दोनों को समय का कुछ अंदाजा नहीं रहता है। जब एक नौकर उन दोनों को लंच की कहने आता है तब दोनों मना कर देती है क्योंकि वे कुकी खा चुकी थी और अब उनका कुछ और खाने का मन नहीं है। तो वही दूसरी तरफ एक पुराने घर में जो दिखने में एक खंडहर जैसा दिखता है, उस घर के स्टोर रूम में कई बॉक्सेस रखे हुए हैं और उस कमरे में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। लगभग 20 जने हैं और 2 डॉक्टर्स भी खड़े हुए हैं। वे डॉक्टर्स बार बार अपनी घड़ी में टाइम्स देख रहे थे, मानो वो किसी के आने का इंतजार कर रहे हों। स्टोर रूम का गेट खुलता है और एक औरत अंदर आती है। उसकी उम्र लगभग 45-50 के करीब लग रही थी और वो अंदर आकर डॉक्टर के सामने अपना हाथ आगे करती है। एक डॉक्टर जिसका नाम दिनेश है, वो उस औरत को एक फाइल और एक पेन देता है। वो औरत पेपर पर साइन करती है और फाइल को वापस डॉक्टर दिनेश देकर बोलती है, उनसे पहले चेक लेना, उसके बाद डिलीवरी करना। डॉक्टर दिनेश उस औरत को देखकर बोलता है, ओक मॉम। ये बोल दिनेश वहाँ खड़े सभी लोगों को इशारा करता है। वे सब लोग बॉक्सेस को उठाकर एक ट्रक में ले जाकर रखते हैं जो कि पहले ही बाहर खड़ा था और वो औरत ये सब देखकर एक कुटिल स्माइल करती है और फिर डॉक्टर दिनेश को कुछ समझाती जाती है। फिर वो बाहर जाकर अपनी कार में बैठ जाती है और कार स्टार्ट करके चली जाती है। तो वही दूसरी तरफ एक घर में दिखने में वो घर ना तो ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा है। उस घर के चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। यहाँ बस शांति ही शांति है। ना दिल्ली के ट्रैफिक के शोर की आवाज़ और ना ही पोल्यूशन है तो बस शांति और पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ है और दूर दूर तक पेड़ ही पेड़। उस इलाके में घर है पर कम। वो घर 2 फ्लोर का है। सेकंड फ्लोर पर एक रूम है जिसे बिल्कुल एक लड़की के अकॉर्डिंग डेकोरेट किया गया है। उस रूम की दीवार पर बेबी पिंक कलर होया हुआ है। बेड शीट भी पिंक कलर की है। उस रूम में एक सॉफ्ट कारपेट भी बिछा हुआ है। उस रूम में बेड पर बहुत सारे टेडी बेयर रखे हुए हैं और बेड के पीछे वाली दीवार पर एक लड़की की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है और उस तस्वीर में वो लड़की एक बहुत बड़ी स्माइल किए हुई है। तस्वीर वाली लड़की की उम्र लगभग 21 साल की लग रही है और उस कमरे में उस लड़की की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई है और हर एक फोटो में उस लड़की के एक्सप्रेशन चेंज है। किसी में तो पाउट बना रखा है, तो किसी में अपना मुंह फुलाया हुआ है, तो किसी में हैरान है, तो किसी में दुखी, तो किसी में खुश। उन तस्वीरों में उस लड़की के हर एक एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं। कमरे का गेट खुलता है और एक लड़का अंदर आता है जिसकी उम्र लगभग 25 साल की लग रही है। उस लड़के ने ब्लैक कलर की टी शर्ट और ब्लैक ही जीन्स पहनी हुई है और उसकी हाइट 5'9" है। दिखने में बिल्कुल डिसेंट है। ब्लैक हेयर, आइस कलर भी ब्लैक है। वो लड़का रूम को देखकर बोलता है, परफेक्ट, उसे भी ऐसे ही पसंद है ये सब।
ये बोल वो लड़का एक गहरी सांस लेता है और फिर बेड के पास जाकर खड़ा होता है, पीछे वाली तस्वीर को देखता है। उस तस्वीर पर हाथ रखकर वो लड़का बोलता है, आई लव यू बडी। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, बस आज की रात और मैं कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ और मैं कल तुम्हें अपने दिल का हाल भी बता दूंगा। हाँ जानता हूँ तुम ये सब सुन शौक हो जाओगी, पर फिर भी तुम्हारे जवाब का इंतजार करूँगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो लड़का उस तस्वीर को किस कर देता है और फिर उस रूम से बाहर चला जाता है। तो वही अरयम मैंशन में ऋत्विक को एक ईमेल आता है और वो उस ईमेल को देखकर स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हारी एक गलती तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। स्नेहा और खुशी को आपस में बात करते। रात का वक्त 8 बजे। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर करते हैं। जरा मैं इन सब की सिटिंग बता देती हूँ। टेबल पर हेड सीट पर दादाजी, तो उनके ऑपोजिट ऋत्विक। दादाजी के राइट में राकेश जी और लेफ्ट में कांता जी। तो राकेश जी के लेफ्ट में कामिनी जी बैठी है, तो कामिनी जी के लेफ्ट में रीना। कांता जी के राइट में खुशी है और खुशी के राइट स्नेहा बैठा है। स्नेहा की एक चेयर छोड़ ऋत्विक है, तो वही रीना के लेफ्ट में एक चेयर छोड़ ऋत्विक है। अब सबको समझ आ गया ना सिटिंग का कौन कैसे बैठा है और आगे भी ऐसे ही बैठेंगे। कामिनी बार बार स्नेहा को देखती है और उसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आता है, क्योंकि रीना ने कामिनी को बता दिया था कि स्नेहा की वजह से ऋत्विक ने उससे कैसे बात की और वो बस इसलिए गुस्सा है कि स्नेहा ने आते ही रीना को सबसे डांट पड़वाई, पहले दादाजी और राकेश जी से और फिर ऋत्विक से। कामिनी स्नेहा को देखती है तो उसे कुछ याद आता है, तो वो एक कुटिल स्माइल करती है और फिर रीना से बोलती है, रीना शनाया कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। रीना अपनी मां को ना समझी में देखती है, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था शनाया की, इसलिए वो अपनी मां को देखती है, जो उसे ही देखकर आंखों से कुछ इशारा करती है और जिसे देखकर रीना भी समझ जाती है। तो रीना भी स्माइल करती है और फिर स्नेहा को देखकर बोलती है, माँ वो जा चुकी है क्या है ना, वो आज लेट उठी क्योंकि वो रात को ज्यादा थक गई थी इसलिए, और जब को उठी तब आप बाहर थी। उद्धरण चिन्ह। ऐसा बोल दोनों माँ बेटी स्नेहा को देखती है। स्नेहा शनाया का नाम सुनकर थोड़ा रुकती है, क्योंकि उसे रीना की बात अच्छे से याद थी कि ऋत्विक शनाया से प्यार करता है, और यही याद आते ही वो चीर जाती है और एक बार ऋत्विक को देखती है जो कि बिना एक्सप्रेशन के अपना खाना खाता है, मानो उसने किसी की कोई बात सुनी ही ना हो। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो को शनाया नाम लड़की को जानता ही नहीं। रीना भी स्नेहा को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगा स्नेहा को बुरा लगा क्योंकि कल उसने शनाया और ऋत्विक को साथ देखा था। तो वही खुशी भी शनाया का नाम सुन स्नेहा को देखती है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं ये लगा कि ऋत्विक शनाया को पसंद करता है, क्योंकि जब कामिनी ने ऋत्विक और शनाया की शादी की बात की तब ऋत्विक ने कुछ नहीं कहा, पर जब उसके दादाजी ने ऋत्विक और स्नेहा की शादी की बात की तब ऋत्विक ने मना कर दिया था, पर दादाजी के आगे ऋत्विक की एक ना चली। तो बस इसलिए खुशी को स्नेहा के लिए बुरा लगा कि उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जो किसी और से प्यार करता है, और इस बात से खुशी को गुस्सा आता है और वो अब ऋत्विक से और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और अपने मन में बोलती है, पता नहीं इन्हें उस मेकअप की दुकान में क्या नजर आया जो मेरी प्यारी जान में नहीं है। जी हाँ, खुशी को जब कभी स्नेहा पर प्यार आता है तब वो स्नेहा को जान बोलती है। जो भी हो, पर अब मेरी जान इनकी वाइफ है, तो इन्हें अब उस मेकअप की दुकान को भूलना होगा और मेरी जान को वो लव और रिस्पेक्ट देनी होगी जो ये डिजर्व्स करती है। आपने मेरे साथ गलत किया, पर मैं अपनी जान के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। ऐसा सोच खुशी स्नेहा का हाथ पकड़ती है टेबल के नीचे से और स्नेहा को देखकर स्माइल करती है, और स्नेहा भी खुशी को देखकर स्माइल कर देती है। तो वही ऋत्विक अपने इमोशन को अंदर दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि अपने सामने अपनों को देखकर वो थोड़ा इमोशनल जो हो जाता है। अपने सामने अपने दादाजी, राकेश जी, कांता जी, खुशी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, और ऋत्विक खुशी की नज़रों में अपने लिए नाराजगी साफ साफ देख सकता है, जिसे देखकर ऋत्विक को भी बुरा लगता है। उसे खुशी को देखकर याद आता है जब खुशी उस हादसे के बाद घर छोड़कर चली गई थी।
उसका कहीं पता नहीं चल रहा था क्योंकि सबको लगा कि खुशी इंडिया छोड़कर चली गई है और वो एक अच्छी जिंदगी जी रही होगी क्योंकि वो सभी पैसे और ज्वेलरी लेकर गई थी। तो किसी ने खुशी को ज्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं की, पर ऐसा कुछ नहीं था। खुशी घर से एक फूटी कोडी भी नहीं लेकर गई थी। ये सब तो रीना ने चुरा लिया था और खुशी के पास कुछ पैसे ना होने के कारण वो एक झोपड़पट्टी वाले इलाके में रहने लग गई थी। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि खुशी ऐसी जगह रहती होगी। और जब राकेश जी की मृत्यु के बाद ऋत्विक को एक छोटे मोटे अस्पताल में फेंक दिया गया था, जहां उसकी अच्छे से देखभाल नहीं होती थी, तब एक दिन खुशी उस हॉस्पिटल में आती है अपनी बुखार की दवाई लेने। तब खुशी ने ऋत्विक को देख लिया था। खुशी बेशक कितना भी नाराज क्यों ना हो ऋत्विक से, पर अपने भाई की ऐसी हालत देख खुशी का दिल पसीज जाता है। कहा उसका भाई एक राजा की तरह रहता था, उसे जरा सी भी गंदगी पसंद नहीं थी, और अब वो ऐसे इस हालत में है और उसमें से बदबू भी आ रही है। और फिर इसके बाद खुशी हर रोज ऋत्विक से मिलने आती रही और हर रोज ऋत्विक को साफ भी करती थी। खुशी एक दिन घर आर्यन मैंशन भी गई। तब उसे पता चला दादाजी राकेश जी की डेथ ये सब मीडिया में नहीं बताया गया था, और कांता जी का जाना और ऋत्विक और स्नेहा का डिवोर्स। तब रीना ने उसे बहुत सारे थापंग भी मारे थे जिससे खुशी के गाल बहुत ही ज्यादा सूज चुके थे और खुशी को धक्के मारकर घर से बाहर भी फेंक दिया गया था। जब खुशी जाने को हुई तब एक पुराने नौकर ने सब कुछ बताया खुशी को और खुशी को कुछ सम्मान भी दिया। उस सम्मान में सभी घर वालों की फोटोज थी जो रीना और कामिनी ने फेंकने को बोला था, पर उस नौकर ने उसे नहीं फेंका। और उसी सम्मान में खुशी को स्नेहा की डायरी मिली थी जो स्नेहा वही भूल गई थी। फिर खुशी ने दिन रात काम करके कुछ पैसे जोड़े और अपने भाई को दिल्ली के सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कराया। खुशी से जितना बना उसने उतना किया, बट पैसे ना होने के कारण खुशी ऋत्विक का इलाज अच्छे से नहीं करवा पाई। कई बार ऐसा भी हुआ जहां खुशी के दिन भर की कमाई ऋत्विक की दवाइयों में लग जाती और खुशी को खुद भूखा रहना पड़ता। ये सब याद करके ऋत्विक के दिल में एक चीज सी मचती है, वो बस एक बार खुशी को गले लगाना चाहता है और खुशी के सर पर हाथ रखना चाहता है और उसके सर को सहलाना भी चाहता है। 12 पर खुशी तो उसको एक नज़र देखती ही नहीं है ऋत्विक को। और बस यही सोच सोचकर ऋत्विक का दिल पसीज गया कि उसकी बहन ने ना जाने पिछले जन्म में क्या क्या सुना जब वो पैसे कमाने के लिए बाहर गई। ना जाने किस किस ने उसकी बहन को गंदी नज़र से देखा और उसे छूने की कोशिश की। माना कि वो चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, पर वो देख और सुन सकता था और वो अपनी बहन की आंखों को देखकर उसे पता चल जाता कि उसकी बहन रोई है, पर फिर भी वो अपनी बहन के आंसू ना पूछ सका। पर अब नहीं, अब वो अपनी बहन के साथ है। ऋत्विक बस यही सब सोचता है। उसने तो रीना और कामिनी की बात तो सुनी ही नहीं थी, तो वही कांता जी रीना की बात सुन मन ही मन स्माइल करती है और अपने मन में बोलती है, अब तुम दोनों माँ बेटी का खेल खत्म। ये बोल कांता जी ऋत्विक को देख मुस्कुरा देती है। तो वही ऋत्विक भी अपनी सोच से बाहर आ चुका होता है और वो भी कांता जी को देखकर मुस्कुरा देता है। तभी दादाजी ऋत्विक को देखकर बोलते हैं, ऋत्विक कल तुम्हें स्नेहा को लेकर स्नेहा के मायके जाना है पगफेरे के लिए। ऋत्विक ज्यादा कुछ नहीं कहता, वो बस दादाजी को देखकर बोलता है, ठीक है। रीना और कामिनी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि ऋत्विक इतनी जल्दी माना जाएगा। रीना को कुछ याद आता है, फिर वो एकदम दादाजी को देखकर बोलती है, दादाजी भाई को कल कितने बजे जाना है? उद्धरण चिन्ह। दादाजी रीना को देखकर बोलते हैं, कल सुबह 9 बजे निकलेंगे। रीना दादाजी की बात सुन खुश हो जाती है, पर वो अपनी खुशी छुपाकर दादाजी से बोलती है, पर दादाजी कल तो भाई की सुबह 9 बजे मिस्टर मेहता के साथ मीटिंग है, तो भाई कल स्नेहा भाभी को कैसे लेकर जा सकते हैं? और ये मीटिंग बहुत जरूरी है कंपनी के लिए। कामिनी रीना की समझदारी पर मन ही मन मुस्कुरा देती है और वो अपने मन में बोलती है, वेल डन माई डॉटर। सबको पता है कि ऋत्विक अपने काम के प्रति कोई भी लापरवाही या कोई भी डिले तो बर्दाश्त नहीं करता। अब ऋत्विक कल नहीं जाएगा, अब ये स्नेहा की बच्ची को अकेले जाना पड़ेगा। रीना की बात सुन सब सोच में पड़ जाते हैं।
स्नेहा का तो मुंह ही लटक जाता है क्योंकि कहा वो अपने दादू से मिलने के लिए इतनी खुश है क्योंकि उसके दादाजी उसे और ऋत्विक को देखकर बहुत खुश होते। पर अब उसे अकेले ही जाना पड़ेगा। बस यही सोच सोच कर वो दुखी हो जाती है। खुशी भी यही सब सोच रही थी जो स्नेहा सोचती है। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही ऋत्विक दादाजी को देखकर बोलता है, मीटिंग सुबह 9 बजे नहीं 12 बजे है, तो मैं कल चला जाऊंगा सुबह 9 बजे स्नेहा को लेकर। ये सुन स्नेहा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो वही कामिनी और रीना शॉक हो जाते हैं क्योंकि ऋत्विक को अपने काम के अलावा कुछ नहीं दिखता है और वो कभी भी ऐसी बातों के लिए रिप्लाई नहीं देता था। शायद इसलिए ऋत्विक का चुप रहना ही उसके और खुशी के रिश्ते में दरार का कारण भी था। पर अब ऋत्विक चुप नहीं रहेगा। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता, सभी अपना डिनर चुपचाप करते हैं और डिनर करने के बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। ऋत्विक अपने कमरे में ना जाकर अपने स्टडी रूम में जाता है। थोड़ी देर बाद गेट पर नॉक होता है। वो थोड़ा खुश होता है, उसे लगा स्नेहा उसे सोने के लिए बुलाने आई होगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। गेट पर स्नेहा नहीं खुशी है। खुशी को देखकर तो उसके चेहरे की स्माइल तो और बड़ी हो जाती है, पर वो खुद को नॉर्मल करके बोलता है, आओ अंदर। उद्धरण चिन्ह। खुशी तो बस हैरानी से ऋत्विक को देखती है क्योंकि ऋत्विक के मुंह से अपने लिए इतने प्यार से ये 2 वर्ड्स सुन के और इतने प्यार से सुन के खुशी के दिल में ना जाने क्यों पर एक अजीब सी फीलिंग जगी, मानो आज उसे ये एहसास हुआ कि हाँ उसका एक बड़ा भाई है जो उससे प्यार करता है। ना जाने क्यों पर खुशी को एक सिक्योरिटी का एहसास हुआ। खुशी अंदर आकर चेयर के पास खड़ी हो जाती है। खुशी अपनी नज़रें ऋत्विक की तरफ से फेर के बोलती है, मुझे कुछ बात करनी है। ऋत्विक खुशी के हर एक्शन को बड़े गौर से देखता है पर खुशी का यूं नजरें फेरना अच्छा नहीं लगता। ऋत्विक एक गहरी सांस लेकर खुशी से बड़े प्यार से बोलता है, जो भी बोलना है बैठ के बोलो और मेरी तरफ देखकर बोलो। खुशी हिम्मत करके ऋत्विक की आंखों में देखती है। खुशी अपने आंसू को कंट्रोल करके ऋत्विक की आंखों में देखकर बोलती है, मुझे पता है कि आप मुझे देखना नहीं चाहते और ना ही मुझे बात करना चाहते हैं और मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। मैं यहाँ सिर्फ स्नेहा के लिए हूँ। अगर आपने स्नेहा को किसी भी तरह की कोई तकलीफ दी तो। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक एकदम बीच में ही बोलता है, तो क्या? खुशी भी एकदम बोलती है, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक खुशी को देखकर बोलता है, तो तुम क्या करोगी? उद्धरण चिन्ह। खुशी भी एक बार सोच में पड़ जाती है कि हाँ यार, मैं कभी अपने लिए तो नहीं बोल पाई तो मैं स्नेहा के लिए कैसे बोल पाऊंगी। खुशी एक गहरी सांस लेकर ऋत्विक को देखकर बोलती है, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा अपने लिए और ना ही मैं कुछ अपने लिए मांगूंगी, पर मैं यहाँ सिर्फ अपने दोस्त के लिए हूँ। मैं जानती हूँ कि आप शनाया को प्यार करते हैं पर। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक खुशी की बात को बीच में काटते हुए बोलता है, तुमसे किसने कहा कि मैं शनाया से प्यार करता हूँ? क्या तुमने कभी मेरे मुंह से सुना है कि मैं शनाया से प्यार करता हूँ? उद्धरण चिन्ह। खुशी थोड़ा खुश होकर ऋत्विक से बोलती है, आप शनाया से प्यार नहीं करते। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक भी खुशी की आवाज में थोड़ी खुशी सुन सकता है पर वो थोड़ा दुखी होता है क्योंकि खुशी को उसकी बात पर यकीन नहीं है, इसलिए वो थोड़ा नाखुश होकर बोलता है, मुझे अपनी बात रिपीट करने का कोई शौक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। खुशी भी समझ गई थी कि अगर उसने फिर से ये सवाल पूछा तो उसका ये खड़ूस भाई फिर से नाराज हो जाएगा, और खुशी भी इसकी बात का यकीन कर लेती है क्योंकि खुशी अच्छे से जानती है कि बेशक उसका भाई कम बोलता है पर फिर भी वो कभी झूठ नहीं बोलता है। खुशी एक गहरी सांस लेकर ऋत्विक को देखकर बोलती है, जो भी हो कि आप शनाया से प्यार करते हैं या नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है और वो ये कि अब आपकी शादी स्नेहा से हो चुकी है, तो अब आपको स्नेहा को अपनाना होगा और उसे वो प्यार और रिस्पेक्ट देनी होगी जिसकी स्नेहा हकदार है। और मैं सिर्फ यही एक चीज़ मांगना चाहती हूँ आपसे, और हाँ नाम का ही सही पर एक रिश्ता है हम दोनों का और इसी रिश्ते के नाते मैं यह मांग रही हूँ, और यह एक चीज़ तो दे ही सकते हैं आप मुझे। ऋत्विक खुशी की बातों में नाराजगी साफ साफ देख सकता है।
ऋत्विक खुशी को देखकर चेयर पर लीन हो जाता है और खुशी को देखकर बोलता है, क्या स्नेहा ने नहीं बताया तुम्हें हम दोनों के रिश्ते के बारे में? उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक ये बात बोल खुशी को सोचने में मजबूर करना चाहता है कि स्नेहा और उसका रिश्ता कैसा है, और वो खुशी को बातों में उलझाना भी चाहता है ताकि खुशी उससे बातें करती रहे। खुशी भी सोच में पंग जाती है क्योंकि आज दिन भर वो स्नेहा के साथ थी, पर फिर भी उसने ऋत्विक के बारे में बात नहीं की और ना ही स्नेहा ने उससे कुछ बताया। खुशी अपनी सोच से बाहर आकर ऋत्विक को देखकर बोलती है, मुझे नहीं पता कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है, पर मैं इतना जानती हूँ कि स्नेहा अभी थोड़ी सी इस रिश्ते को लेकर इनसिक्योर है क्योंकि उसे भी लगता है आप शनाया से प्यार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक सीधा बैठकर खुशी को देखकर बोलता है, उसकी चिंता तुम मत करो। उद्धरण चिन्ह। खुशी भी अब सोच में पड़ जाती है कि अब वो क्या बोले क्योंकि अब उसके पास कुछ बोलने को रहता ही नहीं। इसलिए खुशी चुपचाप जाने को हुई तो ऋत्विक एकदम बोलता है, गुड नाइट खुशी। उद्धरण चिन्ह। खुशी पीछे मुड़कर ऋत्विक को हैरानी से देखती है। ऋत्विक एक बार फिर खुशी को देखकर बोलता, गुड नाइट। उद्धरण चिन्ह। खुशी भी अपने होश में वापस आकर ऋत्विक को देखकर बोलती है, गुड नाइट भा। उद्धरण चिन्ह। खुशी बीच में रुक जाती है और मुड़कर चली जाती है। ऋत्विक तो बस खुशी के मुंह से भाई सुनने को तरस गया था। उसे याद है जब खुशी छोटी थी तब वो बस ऋत्विक को किसी ना किसी बहाने से बोलती रहती थी, पर ऋत्विक कुछ नहीं बोलता था। वो हमेशा ही खुशी को इग्नोर कर देता था। खुशी खुद को यूं इग्नोर होता देख टूट जाती थी, पर समय के साथ साथ खुशी ने भी ऋत्विक को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था, और जब कभी वो सामने आते तो वे दोनों अपनी राह ही बदल लेते थे। एक छत नीचे होने के बाद भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। आज ना जाने कितने टाइम बाद खुशी ने ऋत्विक से बात की। ऋत्विक यही सब सोचता है और वो अपनी सोच से बाहर आकर अपने रूम में चला जाता है। खुशी भी अपने रूम में जाकर रोने लग जाती है। ये आंसू गम के नहीं खुशी के है, क्योंकि आज पहली बार ऋत्विक ने उसने इतने अच्छे से बात की, वरना पहले तो ऋत्विक उससे बात करना तो दूर की बात है, वो तो खुशी को देखता भी नहीं था। खुशी भी यही सब सोच सोच के सो जाती हैं। कुछ देर बाद कांता जी खुशी के रूम आती है और खुशी को ब्लैंकेट उड़ाकर उसके सर को सहलाते हुए बोलती है, बस मेरी बच्ची तुमने बहुत कुछ सहा है, पर अब और नहीं तुम्हें अपने भाई का वो प्यार मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो, और तुम्हारे सभी गुनहगारी को सजा, और वो भी ऐसे ही रोएगे जैसे तुम रोती थी। ऐसे बोल कांतो जी खुशी के माथे पर किस करती है और चली जाती है। तो वही दूसरी तरफ जब ऋत्विक रूम में आता है तब स्नेहा बेड पर बैठकर अपनी डायरी लिख रही थी। ऋत्विक ये देख स्माइल करने लग जाता है। फिर ऋत्विक स्नेहा के पास जाकर बेड पर बैठ जाता है। स्नेहा ऋत्विक को अपने पास देखकर जल्दी से अपनी डायरी बंद कर देती है और एक तकिए के नीचे रख देती है। ऋत्विक अपने हाथ स्नेहा के अगल बगल रख देता है और उसके करीब जाकर बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो वाइफी। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक अच्छे से जानता है पर फिर भी वो स्नेहा को मुंह से सुनना चाहता है। स्नेहा जो पहले से शनाया का नाम नीचे सुन के चिढ़ी हुई थी, वो ऋत्विक को अपने इतने करीब देखो और चिढ़ जाती है और ऋत्विक के सीने पर हाथ रखकर ऋत्विक को धक्का देकर पीछे करती है और बोलती है, कुछ नहीं मुझे नींद आ रही है। ऐसा बोल स्नेहा लेट जाती है और ब्लैंकेट को सर तक ओढ़ लेती है। ऋत्विक स्नेहा की ये बेरुखी देखकर एक गहरी सांस लेता है और फिर उठकर बाथरूम में चला जाता है। क्या पिछला जन्म माफ करेगा या बदला ही उसकी तकदीर बनेगा? जानिए अगले भाग में। 13वीं